नमस्कार, पावर ट्रेड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं मानसी दवे और शरद दुबे यहाँ से 2.5 घंटे के लिए भारतीय बाजार में शुक्रवार का सेशन कैसा होगा, बाजार खुलने से पहले आप किस तरह की रणनीति बनाएंगे और बाजार खुलने के साथ साथ आपकी स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए और कमाई के मौके क्या है, ये सब कुछ आपको बताएंगे। और मत भूलिए, लगातार इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग रिसर्च ईटीना स्वदेश पर आपको मिलती है और हम पूरी कोशिश करते हैं कि हर वो रिसर्च जो हम आप तक पहुंचाते हैं वो बेहतरीन हो, सटीक हो और किसी ना किसी तरीके से आपके फायदे की हो। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं शरद। फ्राइडे सेशन, हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र। उम्मीद यही करके चलते कि मार्केट में जो मोमेंटम है वो कायम रहे, क्योंकि सारे ट्रिगर्स तो इसी तरह नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल। और मानसी, ये दूसरा फ्राइडे जब हम रिलैक्स्ड हैं, एब्सोल्युटली, न्यूज़ फ्लोज कम है और डोनाल्ड ट्रंप की नरमी चल रही है और भारत के जो है 22 तारीख से तो फेस्टिव सीजन स्टार्ट हो रहा है, जीएसटी की बेनिफिट्स और नवरात्रि शुरू हो रही है। तो 2-3 दिन आप रुक जाते हैं, फिर अगले हफ्ते से एक नए एनर्जी के साथ काम करेंगे। लेकिन इंटरेस्टिंग बात मैं बता दूं मानसी की विक्स बहुत नीचे आ गया है। हाँ, ऑप्शंस में तो कुछ एक्शन अभी बचा नहीं है। बिल्कुल। तो आई थिंक बहुत ऑप्शन सेलर्स शायद अर्ली वीकेंड भी ले सकते हैं ऑफ आज। हाँ, हो सकता है। और इन्हीं सारे स्टैटिस्टिक्स एंड डेटा पॉइंट्स पर फोकस रहेगा। लेकिन पहले आपको 4 बड़े ट्रिगर्स बता देते हैं, वो 4 बड़ी बातें जिसके इर्द गिर्द आज बाजार जो है वो ट्रेंड करता दिखेगा। और उसके बाद उन पर एक एक कर विस्तार से हम बातचीत भी करेंगे, एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ जुड़ेंगे। 4 बड़ी बातें बाजार की आपके स्क्रीन पर, और शुरुआत करेंगे विदेशी बाजार के संकेत से। मिले जुले कहे जाएंगे विदेशी बाजार के संकेत। गिफ्ट निफ्टी की तरफ से इंडिकेशंस हम देख रहे हैं, करीब 50 अंकों की कमजोरी, लेकिन 25,450 के पास के लेवल्स हैं। यूएस के मार्केट्स में कल अच्छा एक्शन था, रिकॉर्ड हाई पर यूएस मार्केट नजर आए। आउट परफॉर्मेंस टेक्नोलॉजी हैवी इंडेक्स नैस्डैक से दिखी, लेकिन डाउ और S&P 500 से भी हरे निशान के साथ क्लोजिंग हमने देखी। अच्छा, विदेशी संस्थागत निवेशक जो है, अब ऐसी उम्मीद नजर आ रही है कि शायद वो भारतीय बाजार की तरफ रुख कर रहे हैं। एक हाथ 2 सेशन ही सही, छोटे क्वांटम ही सही, लेकिन बिकवाली का कुछ सेशंस के बीच खरीदारी के सेशंस भी अब एफआईएस की तरफ से आ रहे हैं। जैसे कि कल एफआईएस की कैश में 366 करोड़ की खरीदारी दिखी। डीआईएस तो लगातार बाइंग कर ही रहे हैं इंडियन मार्केट्स में। और कच्चे तेल की चाल $68 के नीचे, इस वक्त $67-68 के आसपास हम देखते हैं ब्रेंट क्रूड को। घरेलू बाजार में भी बाजार खुलने के साथ साथ कच्चे तेल की चाल, बुलियन मार्केट का हाल और करेंसी पर खास तौर से हम नजर रखेंगे। अब आ जाते हैं स्टॉक स्पेसिफिक आज न्यूज फ्लोज क्या है उन पर। सबसे पहले तो Q2 में 17 सितंबर तक कुल टैक्स कलेक्शन जो है 3.39% बढ़ता हुआ दिखा है। तो टैक्स कलेक्शन के डेटा पॉइंट्स हैं और ये कलेक्शन बढ़ता हुआ दिखा है। स्टैटिस्टिक्स इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शन, और इस एक्शन पर लगातार फोकस है। इसके अलावा अडानी ग्रुप स्टॉक्स पर आज खास तौर से नजर रखिएगा, क्योंकि अडानी ग्रुप को एक क्लीन चिट मिलती हुई दिखी है। आपको याद होगा हिंडनबर्ग केस था जहां पर काफी हद तक डिस्क्रिपेंसीज की खबर आती हुई दिखी थी, उसके बाद कई सारे टेक्स भी आते रहे। लेकिन अब फाइनली सेबी को इसमें किसी भी नियम उल्लंघन के सबूत नहीं मिले हैं। इसी के चलते अडानी ग्रुप स्टॉक्स को पूरी तरह से क्लीन स्लेट, क्लीन चिट मिलती हुई, जिसके चलते ये ग्रुप आज फोकस रेडार पर रहेगा। यह है बाजार के बड़े संकेत जिसके इर्द गिर्द आज बाजार ट्रेंड करेंगे। तो बिल्कुल फ्राइडे फीवर भी है और जितने भी एप्पल फैंस हैं उनके लिए आज स्पेशल डे है भारत में, क्योंकि अब जो है आईफोन की जो है अब 17 रिलीज हो रही है। बहुत सारे एप्पल प्रोडक्ट्स भी आ रहे हैं और हम थोड़ी देर में आई थिंक हम जो है सुबह हमारे रिपोर्टर्स भी जो हैं अलग अलग शोरूम्स में जाते हैं और 3 बड़े शोरूम्स भी जो है खुले हुए हैं। ऑफकोर्स BKC जो मुंबई में है वो सबसे बड़ा शोरूम भारत का है, और अब जो है बेंगलुरु में भी, NCR में भी और पुणे में भी जो है यहाँ पे एप्पल के जो है बड़े ओरिजिनल शोरूम्स खुल गए हैं। तो हमें देखने मिलेंगी बहुत सारी स्टोरीज, किसको मिलता है सबसे पहला iPhone 17, iPhone 17 Pro। और इस बार देखें तो जो डिज़ाइन है मानसी वो अलग है। तो iPhone 17 Pro का तो मतलब 5 या 6 साल के बाद ये डिज़ाइन चेंज हुआ है। तो अगर कोई ये नया मोबाइल लेता है हाँ, उन्हें सबको पता रहेगा दूर से कि हाँ ये iPhone 17 है और iOS 26 है। तो हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है और लाइन लगता है लंबा होने वाला है, और उसकी हम डिटेल्स लाएंगे। कैसा लग रहा है iPhone 17 का? देखिए सबसे इंटरेस्टिंग तो यस डिजाइन है ही, लेकिन शायद साथ में ये जो कलर है ना, ऑरेंज कलर, हाँ, ये मतलब आउट ऑफ द ब्लू है। ऐसा नहीं है कि एप्पल आईफोन्स ने पहले डिफरेंट कलर्स इस्तेमाल नहीं किया, हमने पर्पल कलर भी देखा है, लेकिन इस वक्त ये ऑरेंज कलर विच इज अ न्यू डेवलपमेंट इन इटसेल्फ। और आईफोन के फीचर्स में चाहे कितने अपडेट्स हो ना हो, लेकिन आईफोन के जो फैंस हैं, ये देखिए BKC मुंबई और वहाँ पर जो आईफोन के आउटलेट है उसके बाहर ये लाइन लगी हुई दिखी है।
और एक्साइटमेंट, जब भी कोई आईफोन रिलीज होता है नेक्स्ट लेवल एक्साइटमेंट होती है, और आईफोन फैंस इस वक्त हम हमारे स्क्रीन पर देख रहे हैं। आगे ऑफ कोर्स हमारे रिपोर्टर्स भी जुड़ेंगे और वहाँ से आपको एक लाइव अपडेट भी बिल्कुल हम देंगे। लेकिन यस, आईफोन 17 आज से शुरू हो रही है इसकी बिक्री, और आपको बता दें 82,900 से आईफोन 17 की कीमत जो है वो शुरू हो रही है। कई सारे फीचर्स शायद कई सारे नहीं, अपडेट्स हो थोड़े, लेकिन कई सारे डिजाइन और कलर्स में डिफरेंसेस। बिल्कुल मानसी, एक बोनस दे देता हूँ दर्शकों को। एक स्टॉक है रेडिंगटन करके, 5 दिन से 17% ऊपर है। ये ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर है आईफोन के। थोड़े ब्लॉक्स भी हुए थे, कोई अनाउंसमेंट नहीं आया था, और आज देखिए स्टॉक फिर से चर्चा में रहेगा। आईफोन 17 का डिस्ट्रीब्यूशन इनके भी बहुत सारे आर्म्स में होते हैं, तो उस पर भी नज़र ज़रूर रखेंगे। लेकिन आई थिंक अब हम ग्लोबल क्यूज़ पे आ जाते हैं, और ग्लोबल क्यूज़ की अगर हम बात करें तो नेट बहुत पॉजिटिव तो नहीं कहेंगे, लेकिन न्यूट्रल कहेंगे। और ट्रम्प की अगर बात करें तो उनकी नरमी देखने मिल रही है, और वापस से ट्रम्प जो है बहुत एग्रेसिव हो गए हैं कि क्या वो पूछ रहे सुप्रीम कोर्ट जो यूएस में है कि क्या मैं लीजा कुक को फायर कर सकता हूँ। तो ये थोड़ी सी जो है अच्छी बात है जिस पे हमारी नज़र रहेगी। लेकिन यूएस मार्केट्स रिकॉर्ड हाई लेवल्स पे क्लोज हुए हैं, और ये आप देख सकते हैं जो एक इंडेक्स होता है रसेल 2000 इंडेक्स। हमेशा हम S&P 500 की बात करते हैं, नस्डैक की बात करते हैं, डाउ जोन्स की करते हैं, वो ठीक है, लेकिन रसेल 2000 स्मॉल कैप इंडेक्स होता है यूएस का, वो भी रिकॉर्ड हाई लेवल्स पे आ गया है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, यानी कि रिस्क ऑन सेंटिमेंट बढ़ चुका है। अब जब रिस्क ऑन सेंटिमेंट बढ़ता है तो आप कहिए क्रिप्टो कहिए, मेटल कहिए, सब पे जो एक अच्छी मूव देखने मिलती है। और ओवरऑल बात करेंगे तो एशियाई बाजार के संकेत थोड़े मिले जुले आ रहे हैं। दैट्स राइट शरद, और इनफैक्ट बिल्कुल रिकॉर्ड लेवल्स पे यूएस मार्केट्स तो क्लोज हुए, लेकिन ट्रम्प जिसकी आप बात कर रहे हैं काफी सरप्राइजिंग है ना, अपने तेवर पूरी तरह से उन्होंने बदल लिया। अब वो पूछ रहे हैं कि क्या मैं ये कर सकता हूँ। लेकिन हाँ, भारत को लेकर और पीएम मोदी को लेकर जो उन्होंने ताज़ा फिर एक बयान दिया है कि काफ़ी अच्छे रिलेशंस हैं, दोस्ती यारी काफ़ी अच्छी है, हमारे संबंध काफ़ी मजबूत हैं। हालांकि अब भी रशियन ऑयल को लेकर यूरोपियन यूनियन की तरफ उन्होंने अपना रुख, या कह सकते हैं कि गुस्सा जो है वो जाहिर ज़रूर किया है। लेकिन हाँ, डोनाल्ड ट्रंप ने एटलीस्ट इंडिया और पीएम मोदी को लेकर अपने स्टांस जो बदला है उसमें एडिशंस होते जा रहे हैं, और बेहतर उनकी तरफ से कमेंट्स लगातार आ रहे हैं। इंडिया और यूएस ट्रेड नेगोशिएशंस भी ऑनगोइंग हैं। उम्मीद हम करके चल रहे हैं कि यहाँ से आगे जल्द से जल्द कोई कंक्लूजन आता दिखे। टैरिफ के फ्रंट पर जो बड़े इम्प्लिकेशंस लगाए गए थे भारत पर 50% के, वहाँ पर किस तरह के नेगोशिएशंस होंगे और क्या कोई पॉजिटिव कंक्लूजन आता है। अगर ये आ जाता है तो फिर एडिशन होता दिखेगा। खबरें हमारे पास और ट्रिगर्स हमारे पास ढेर सारे पॉजिटिव हैं, डोमेस्टिक हैं। हालांकि भारतीय सरकार ने जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन का बूस्ट दिया, और उसके बाद ये बूस्ट इकोनॉमी को, कंज्यूमर्स के लिए और मार्केट के लिए भी अच्छा साबित हुआ। लेकिन अगर इंडिया यूएस पर नेगोशिएशंस पर कोई कंक्लूजन आ जाता है तो फिर एक और एडिशन इन गुड न्यूज़ होता हुआ दिखेगा। विदेशी बाजार के संकेत मिले जुले, यस, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी की तरफ से इम्प्लाइड ओपन करीब 50 अंकों की बिकवाली दिखा रहा है, 25,467 के स्तर। एशियाई बाजार में मिली जुली चाल आज के सत्र में देखने को मिली है। जापान के बाजार निक्कई में हाँ 350 अंकों की मजबूती है, लेकिन हांगकांग, कोरिया और चीन के बाजार जो है वहाँ पर दबाव के साथ कामकाज बढ़ता हुआ दिख रहा है। हांगकांग के बाजार काफ़ी हद तक इम्पैक्ट करते हैं डोमेस्टिक मार्केट्स को इन पर्टिकुलर, बिकॉज डोमेस्टिक मार्केट से ठीक पहले हांगकांग के मार्केट्स और इवेंचुअल इम्पैक्ट जो है वो भारतीय बाजार पर। इसलिए हांगकांग के मार्केट्स में किस तरह के सेंटिमेंट्स है बिल्कुल देखना काफ़ी ज़रूरी है। सो एशियाई बाजार मिले जुले हैं। और यूएस मार्केट की अगर बात करें, काफ़ी बढ़िया तेज़ी हमने देखा बीती रात अमेरिकी बाजार में नजर आई। डाउ, नैस्डैक और S&P 500 तीनों हरे निशान के साथ क्लोज हुए हैं, और सबसे ज़्यादा आउट परफॉर्मेंस नैस्डैक की तरफ से हमने देखी। टेक्नोलॉजी हैवी इंडेक्स हैं और वहाँ पर टेक्नोलॉजी स्टॉक्स काफ़ी बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहे हैं। पिछले दिनों हमने रिजल्ट्स भी देखे, ओरेकल को लेकर न्यूज़ फ्लोज आते हुए दिखे थे, और इनफैक्ट पूरे के पूरे स्पेस में काफ़ी एक्शन है, और हम देख रहे हैं कि नैस्डैक लगातार रिकॉर्ड लेवल्स पर क्लोज हो रहा है। भारतीय बाजार में भी आईटी सेक्टर वापस फोकस रेडार पर आ गया है। लेकिन ये जो तेज़ी और मोमेंटम पकड़ी है डोमेस्टिक आईटी स्पेस ने, क्या ये जारी रहेगी, इस पर हमें नज़र रखनी चाहिए। इसके अलावा बाजार के अन्य संकेतों की अगर बात करें, कच्चे तेल की चाल $67 बैरल के आसपास है। सोने चांदी में हमने देखा था कल भारतीय बाजार में उठापटक थी, आज विदेशी बाजार से भी संकेत जो हैं इसी तरह के कुछ नजर आ रहे हैं। और डोमेस्टिक मार्केट्स में आज जब वापस से गोल्ड सिल्वर की ओपनिंग होगी हम आपके सामने रखेंगे ज़रूर। कमोडिटी मार्केट ओपनिंग में US 10 ईयर बॉन्ड यील्ड 4% और डॉलर इंडेक्स 97 के लेवल्स पर इंटैक्ट है। सो मिले जुले संकेत, लेकिन भारतीय बाजार के लिए
क्या गिफ्ट निफ्टी की तरफ से जो इम्प्लाइड ओपन में हल्की बिकवाली और एशियाई बाजार के मिले जुले सेंटिमेंट हैं वो ज्यादा असर डालेंगे, या फिर कल यूएस मार्केट्स की जबरदस्त तेजी है वहां से एक इम्पैक्ट आता दिखेगा? और हाँ, कल दोपहर यूरोपियन मार्केट्स में भी अच्छा एक्शन देखने को मिला था, क्लोजिंग भी मजबूत थी। सो शरद, ग्लोबल सेटअप ठीक है, मिले जुले सेंटिमेंट्स कहे जाएंगे। बिल्कुल, तो कोई स्ट्रेस नहीं है सैटरडे संडे के लिए। अगर हम बात करें तो रोल ओवर्स भी थोड़े लेके जा सकते हैं, कुछ मेजर नहीं है मूवमेंट। चलिए ठीक है, इस पे तो नज़र जो है हम ज़रूर रखने वाले हैं, लेकिन हमारे सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर सजीत मंगत से जो है हम इम्पॉर्टेंट एडिटर्स कॉल लेने वाले हैं। और FIDIs के आंकड़ों की बात करें तो उससे क्या संकेत मिल रहे हैं और ओवरऑल बाजार का क्या सेटअप लग रहा है, उस पे जो है हमारी बातचीत होने वाली है। लेकिन दो डेटा है मेरे सामने मानसी, जो मैं सजीत सर से पूछने वाला हूँ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि FI की जो शॉर्ट्स है वो बढ़ गई है। वो पहले 12% था कल का, मतलब डे बिफोर यस्टरडे, और अब 14% है। हाँ। ये 3 वीक के हाई पे है, यानी कि FIs धीरे धीरे करके आ रहे हैं भारत में वापस। और एक लॉन्ग पेंडिंग ड्यू भी था, पूरे साल में सबसे ज़्यादा फ्लो जो है इमर्जिंग मार्केट्स में भारत का था। हाँ। तो अब यहाँ पे देखने मिल सकता है। और इंडिया विक्स में स्ट्रेस है मानसी, 10 के नीचे आ गया है। अब इसका मतलब ये है कि वॉलेटिलिटी ज़्यादा नहीं रहेगा जी। यानी कि ऑप्शंस खास करके सेलर्स जो ज़्यादा रहते हैं, अब वो पोजीशन ही क्या बनाएंगे? आपके पास जो टाइम का डीके होता है वो भी नहीं मिल रहा है आपको। तो इसका नेट नेट कहेंगे कि ऑप्शन सेलर्स मोस्टली जो होते हैं भारत में, वो एक लंबी छुट्टी ले लें आज। कोई सेंस नहीं बनेगा। फ्राइडे ऑलरेडी मना रहे हैं ना, और वीकेंड पर आ जाएं। जी बिल्कुल, तो उस पे जो है हमारी नज़र रहेगी। लेकिन और कुछ डेटा आपको अच्छा लग रहा है? बिल्कुल शरद, ये जो आप कह रहे हैं कैटेगरिकली कल से ही हम बता रहे हैं। इनफैक्ट FIs DIs, देखिए DIs तो कंटिन्यूअसली मार्केट को 18 डे से बाइंग आ रहा है। हाँ, कंटिन्यूअस 18th डे है। FIs की तरफ से एक तो जो आप ट्रेंड बता रहे हैं वो भी है, धीरे धीरे ही सही लेकिन वापसी है। और अगर देखिए पिछले 5 ट्रेडिंग सेशंस की अगर बात करें, हाँ बिकवाली का दौर जारी है FIs का, लेकिन बीच बीच में अगर आप देखेंगे एक आध दो सेशंस ऐसे होते हैं बहुत ही छोटे क्वांटम में, लेकिन FIs खरीदारी का रुख अपना भी रहे हैं। तो क्या यहाँ से इन एन इमर्जिंग मार्केट लाइक इंडिया FIs में वापसी होती दिखेगी? क्योंकि डेटा पॉइंट्स जैसे आप भी बता रहे हैं, और यहाँ पर एक छोटी खरीदारी जरूर है। और DIs की तरफ से लगातार 18 सेशन, जबकि हम कन्वेक्शन देख रहे हैं। सो सपोर्ट बिल्ड होते दिख रहे हैं। और कल भी इनफैक्ट हम ये बात कर रहे थे कि हमारे पास सारे के सारे पॉजिटिव न्यूज फ्लोज एंड ट्रिगर्स हैं। GST रेट रैशनलाइजेशन, इंडिया US की बातचीत, और हो सकता है कि कोई पॉजिटिव कंक्लूजन वहां से भी देखने मिले। आने वाले दिनों में रिजल्ट सीजन भी है, और 22 सितंबर GST अप्लाई होता हुआ देखने को बिल्कुल। फेस्टिव सीजन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके कंजम्पशंस को लेके। पॉजिटिव। आई थिंक द ओनली थिंग रिमेनिंग वाज FIs की तरफ से वापसी कब होगी। आसार थोड़े बहुत ही सही लेकिन नजर आ रहे हैं, हो सकता है आने वाले दिनों में कुछ दिखे। जी बिल्कुल। अभी आई थिंक ये आंकड़ा जो है 14% का है, तो इस पे और डिटेल्स लगाते चाहते थे सजीत सर से, और सजीत सर अब स्टूडियोज में हमारे साथ। बिल्कुल, सजीत सर से तो पूछेंगे FIs DIs के आंकड़े अभी क्या कह रहे हैं सर। DIs का सपोर्ट तो अच्छा लग रहा है, लेकिन FIs का होप आने लगा है। आप डेटा भी हम सुबह बात कर रहे थे, थोड़ी सी जो है शॉट्स जो है कम हो रहे हैं, ज़रा बताएं। देखिए, 2-3 चीज़ें हैं जो हमको देखनी चाहिए आज के मार्केट में। एक तो मार्केट फंडामेंटल, जो हम आप जो बात कर रहे हैं, FIs का लॉन्ग पोजीशन लगभग 14% के आसपास हो गया है। वो जो है वो थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है फिगर है, बिकॉज अगस्त 26 से वो अगस्त 26 को था लास्ट 14.3% लॉन्ग पोजीशन, आज के डेट में लगभग 14% के आसपास है। सो शॉर्ट्स कम होते जा रहे हैं। और हमने कल भी बात की थी कि FIs ने लगभग 4000 करोड़ के शॉर्ट्स कवर किए हैं पिछले 5-6 दिनों में। तो वो उसकी वजह से हमारा जो निफ्टी है वो 25,400 के ऊपर है आज के डेट में। बट अभी जो हम वॉलेटिलिटी की बात कर रहे हैं या मोमेंटम की बात कर रहे हैं, वो वॉलेटिलिटी अभी थोड़ी सी बहुत कम हो गई है। 9.8%, आई थिंक पुलकित मुझे बता रहे थे कि 9.8 ऑलमोस्ट ऑल टाइम लो के आसपास है वॉलेटिलिटी। वो देख, इसका मतलब ये है कि ऑप्शंस मार्केट में हरकतें जो हैं वो बहुत कम हो गई हैं। सिंपल सी बात ये है कि वॉलेटिलिटी उसको दिखाता है। तो और पुट्स भी काफ़ी जो राइटिंग हो रही है, पुट्स भी हो रही है, जो हमने बोला था कि एक बेस बन रहा है 25,400 के आसपास। बट अगर आप आज भी देखेंगे कि अगर ऑप्शंस चार्ट देखेंगे तो 25,500 और 26,000 इन दोनों में काफ़ी कॉल ऑप्शंस हैं। और उसका मतलब ये है कि यहाँ पर काफ़ी आपको रेजिस्टेंस मिलने को मिलेगा अगर यहाँ से मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करता है। ये तभी होगा जब आपके पास थोड़ा सा मोमेंटम आएगा।
और मोमेंटम के लिए आपको मोमेंटम आएगी तो थोड़ी वॉलेटिलिटी आएगी तो विक्स बढ़ेगा, सिंपल एज दैट। वो एक वो जो है वो अभी आज के डेट में तो उतना वॉलेटिलिटी नहीं है, बट एक आंकड़ा आपको मैं दिखाना चाहता हूँ जो कल शाम को आया, वो था एडवांस टैक्स का नंबर। वो एडवांस टैक्स का नंबर क्यों इम्पॉर्टेंट है? इसका इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एडवांस टैक्स जो है वो पीबीटी लेवल पे देखा जाता है, मतलब जो हम टैक्स देते हैं। और अगर एडवांस टैक्स से ऊपर जा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि अर्निंग्स बढ़ रही हैं कंपनीज़ की। Q1 के एंड में जब पहली तिमाही का जो एडवांस टैक्स आया था, वो उसमें एडवांस टैक्सेस जो जंप हुआ था सिर्फ 3% का था। और अभी जो हुआ 6.1% ऊपर है। इसका मतलब ये है कि पहले 6 महीने में आपका एडवांस टैक्स काफ़ी बड़ा है, और Q2 में स्पेशली वो काफ़ी ऊपर आया है। और ये जो हम पीरियड को हम कंपेयर कर रहे हैं वो लाइक टू लाइक पीरियड कंपेयर कर रहे हैं 17 सितंबर तक वर्सेस प्रीवियस ईयर 17 सितंबर। तो उस तरह से अगर आप देखा जाए तो अर्निंग्स Q2 में अच्छे आने की उम्मीद है Q1 के मुकाबले। तो अगर तो हम सीक्वेंशियल नंबर्स अच्छे होंगे, ये होंगे अच्छे। और दूसरी बात ये कि अगर आप मार्केट को देखेंगे और एनालिस्ट को देखेंगे, पिछले 9 महीने में या 6 महीने में हमने काफ़ी अर्निंग्स डाउनग्रेड देखी हैं। वो आई थिंक अब वो स्टेबलाइज हो गया। और हाँ, और अभी Q2 के नंबर के बाद हम कुछ अर्निंग्स अपग्रेड देखना शुरू करेंगे। और अगर हम Q2 के नंबर को देखें तो आपका अभी GST कट आ जाता है 22 के, विच बेसिकली मीन्स कि आपका अक्टूबर नवंबर दिसंबर का क्वार्टर अच्छा होने वाला है कंजम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। और बाकी जो भी मैन्युफैक्चरिंग है उसके वहाँ से भी उम्मीद है कि वो भी साइंस पिकअप होगा। तो अर्निंग्स थोड़ी सी अपग्रेड आने की उम्मीद है यहाँ से। और वो एक अच्छा पॉइंटर है कि मार्केट कहाँ जाएगा, क्योंकि हम हमेशा बात करते हैं कि मार्केट को क्या ट्रिगर करेगा, और हमारे पास क्या है मार्केट के ट्रिगर के लिए। एक तो है इंडिया US टैरिफ जो हमेशा रहा है, वो अगले कुछ महीने तक, नवंबर तक उम्मीद है कि नवंबर तक कुछ आएगा उसमें। दूसरा जो है अर्निंग सीजन जो अभी अक्टूबर में चालू हो जाएगा Q2 का, उसकी एडवांस नंबर्स आ गए हैं ऑन होलिस्टिक मैनर में कि 6% ऊपर गया है। तो वो है। दूसरा एक और नंबर जो उसमें आया है वो STT का नंबर है। ऑन अ ईयर टू ईयर बेसिस STT इज़ अप ओनली 0.5%, विच बेसिकली मीन्स कि आपका जो मार्केट में जो नमी आई थी सेबी की एक्शन की वजह से, वो उसकी वजह से STT के नंबर्स बिल्कुल फ्लैट आए हैं पहले 6 महीने के लिए। आप देखेंगे कि सेबी का एक्शन जो था सितंबर 2024 के बाद शुरू हुआ था। उससे पहले बहुत ही हीटेड था ये मार्केट, जहाँ पर ट्रेडिंग होती थी, ऑप्शंस ट्रेडिंग बहुत होती थी। तो पिछले साल का अगर आप देखेंगे तो उसके पिछले साल काफ़ी जंप उछाल था पहले 6 महीने में STT के नंबर्स में। और पिछले साल के मुकाबले इस साल का आप देखेंगे तो सिर्फ ऑलमोस्ट फ्लैट है। तो वो भी एक चीज़ है। 26,300 करोड़ का नंबर है जो भी 0.5% अप है। तो वो भी एक इंडिकेट करता है कि आपके कूल डाउन जो हो रहा है मार्केट में वो भी है पिछले साल के मुकाबले इस साल। और या पहले 6 महीने बहुत ही काम मार्केट रहा है, वॉलेटिलिटी कम रही है, ऑप्शंस ट्रेडिंग कम हो गई है, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस कम हो गए हैं, जिसकी वजह से STT नंबर्स कम हो गए हैं। तो वो एक चीज़ है जो हमको देखनी चाहिए। कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शंस जैसे मैंने आपको बताया कि 6% के ऊपर 6% के ऊपर एडवांस टैक्स था। बट ग्रॉस टैक्स कलेक्शंस अगर आप देखेंगे तो लगभग 6.53% था। वो नंबर ठीक लग रहा है, बट अगर पिछले साल अगर आप देखेंगे तो उस समय 18% ऊपर था कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन ईयर एंड ईयर, और इस साल 6% ऊपर है। तो हमको वो भी ट्रेजेक्टरी दिखती है कि कैसे आपकी अर्निंग्स कूल डाउन हुई है पिछले बार से अब तक। और अभी और बेस आके अभी थोड़ी सी ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। सो जो हम कह रहे हैं कि अपटिक आने वाला, अपटिक अर्निंग्स में अपटिक दिख रहा है मार्केट में, तो से सेंटीमेंट ऊपर है, अर्निंग्स अच्छे होने की उम्मीद है। वो अभी हमको जिसको कहते हैं ग्रीन शूट्स दिख रहे हैं, वो दिख रहे हैं क्योंकि टैक्स कलेक्शंस ग्रेजुअली ऊपर जा रहे हैं। ये चीज़ देखना चाहिए कि एडवांस टैक्स जो है पहले तिमाही में
15% देना होता है, तो दूसरे में 45, तीसरे में 75 और चौथे में 100 ऐसे देना होता है। तो 45% ऑफ द रेवेन्यू प्रोजेक्शंस जो कंपनीज कर रही हैं उसके बेसिस पे 6% ऊपर आपका एडवांस टैक्स चला गया, विच बेसिकली मीन्स कि आपको लग रहा है कि ऊपर जाने की उम्मीद है। सचिन सर, ये तो सही कहा आपने, ग्रीन शूट्स दिख रहा है। इनफैक्ट अक्टूबर 2024 से ही एक सिचुएशन भारतीय बाजार के लिए हमने देखी है कि सुस्ती की चाल पकड़ी थी मार्केट ने, और लिटरली 15 दिन भी नहीं रहते थे जब कि कोई ऐसा ट्रिगर ना आ जाए और मार्केट के सेंटिमेंट्स खराब हो। पहली बार लास्ट 1 मंथ से हम देख रहे हैं कि कई सारे डायरेक्शंस मिल रहे हैं, पॉजिटिव डायरेक्शंस मिल रहे हैं, और इसी कड़ी में स्टॉक स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक अप्रोचेस भी बढ़ते जा रहे हैं। जैसे कि आज के सत्र के लिए अडानी ग्रुप स्टॉक्स पर किस तरह के टेक्स नजर आएंगे, बिकॉज हिंडनबर्ग केस में सेबी की तरफ से अब क्लीन चिट मिलती दिख रही है। देखो, मिल गई है एक्चुअली, देखा जाए तो लास्ट 1-1.5 साल से जो है रेगुलेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से अदानी को क्लीन चिट एक स्टेप बाय स्टेप मिल रहा है। सेबी का जो इन्वेस्टिगेशन है थोड़ा सा लंबा खींचा, बट फाइनली जब जो रिपोर्ट आई है उसमें कहा गया कि इसमें कुछ उनको मिला नहीं, और उन्होंने सबूत के साथ दिया है कि उन्होंने कहा कि जो पैसे ट्रांसफ़र किए गए थे एंटिटीज़ को, वो एक तो रिलेटेड पार्टी नहीं है, और दूसरे जो हैं वो पैसे वापस भी आए हैं, सेम इंटरेस्ट के साथ वापस आए हैं। तो ये सब जो उनको बैंक ट्रांजैक्शंस के थ्रू मिला है वो एक इंडिकेट करता है कि जो हिंडनबर्ग के जो एलिगेशंस है वो उतने सब्सटेंशियल नहीं थे। और दूसरी बात ये है कि एक बार सुप्रीम कोर्ट का आ गया, दूसरा सेबी का आ गया, तो रेगुलेटरी जो ओवरहैंग है वो भी कम होता जा रहा है अदानी ग्रुप के कंपनीज में, स्पेशली इंफ्रा कंपनीज में, क्योंकि क्या है कि ये रेगुलेटरी ओवरहैंग की वजह से फंड रेजिंग थोड़ा सा कभी कभी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप जब फॉरेन निवेशकों के पास जाते हैं कि मुझे डेट लेना है, तो वो लोग थोड़े से हिचकिचाते हैं कि भाई आपके ऊपर ये एक रेगुलेटरी स्वॉट पड़ा है, इसलिए हमको प्रॉब्लम होगी देने में, क्योंकि काफ़ी सारे इंफ्रा फंडिंग क्या होता है कि इंफ्रा फंडिंग बहुत लॉन्ग टर्म फंडिंग होती है। इसके लिए आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के पास जाना पड़ता है, और वहाँ पर जो गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स होते हैं बहुत ही हाई होते हैं। इसलिए ये सारी चीज़ें जो हैं अदानी ग्रुप के लिए अच्छा है, क्योंकि उनको अगर आगे जाके फंडिंग करनी, क्योंकि उनका कैपेक्स प्लान बहुत ही एग्रेसिव कैपेक्स प्लान है अगले 5 साल के लिए, 2030 तक का प्लान अगर आप देखें उन्होंने पब्लिकली बताया हुआ है, और जो हर कंपनी अपना अपना प्लान बताती हैं, उसके हिसाब से अगर आप देखें तो उसके लिए उनको इंफ्रा फंडिंग और डेट फंडिंग ज़रूरी है, और वो डेट फंडिंग अगर इंटरनेशनल मार्केट से आता है और ओवरहैंग हटने के बाद आता है, तो वो एक सस्ते रेट पे आएगा और आसानी से आएगा। और सर हमारा सोवरेन अपग्रेड रेटिंग भी हुआ है, और आई थिंक कुछ और बेनिफिट्स भी आने वाले इंफ्रा फाइनेंसिंग को लेकर। वो सब तो डोमेस्टिकली है ही, बट सोवरेन जो हमारा जो अपग्रेड हुआ उसकी वजह से भी हमारा जो कॉस्ट ऑफ फंडिंग है और कॉस्ट ऑफ कैपिटल रेजिंग जो है डेट का, वो भी कम हो जाता है तो कंपनीज के लिए, क्योंकि वो आपका जो आप जितना डिफरेंशियल स्प्रेड देते हैं लाइबोर के ऊपर वो कम हो जाता है, तो आपके लिए वो उतना अच्छा होता है। तो कपल ऑफ थिंग्स, एक तो अपग्रेड है सॉवरेन, दूसरा ये रेगुलेटरी ओवरहैंग कम हो रहा है, और तीसरा जो है कि इंफ्रा अगर अदानी ग्रुप कंटिन्यू करता है ये जो एग्रेसिव कैपेक्स स्पेंडिंग, तो ये जो ग्रोथ पोटेंशियल है इन सारे कंपनीज का, वेदर अदानी पावर हुआ या अदानी पोर्ट हुआ, ये 2 कंपनीज जो हैं वो देखने लायक होगी, क्योंकि ये दोनों कंपनी सबसे ज़्यादा अफेक्टेड हुई थी जब ये एलिगेशंस आए थे। तो इसलिए ये पॉजिटिव है इन दोनों कंपनीज के लिए मेरे हिसाब से। बिल्कुल, यस सर, थैंक यू सर। आपने जो है पूरी व्यूज़ बताई, बाजार का सेटअप बताया, न्यूज़ फ्लो थोड़े कम है, फ्राइडे है, लेकिन सेंटिमेंट अच्छा है। बिल्कुल, थैंक यू, यस सर, थैंक यू वेरी मच सजीत सर, आपने जो है अहम व्यूज़ हमें शेयर किए। लेकिन चलिए रूपक दे के पास चलते हैं, LKP सिक्योरिटीज से। गुड मॉर्निंग रूपक जी, बताएं बाजार का सेटअप क्या है और अपने अहम टेक्निकल पिक्स पे भी अपनी राय दें। गुड मॉर्निंग। तो निफ्टी का अगर चार्ट देखें तो निफ्टी ने डेली चार्ट पे एक हैंगिंग मैन काइंड ऑफ पैटर्न फॉर्म किया, जो कि एक बेयरिश पैटर्न होता है, बट अगर शॉर्ट टर्म चार्ट देखें तो ये अगस्त जो हाई था उस हाई के ऊपर सस्टेन करते हुए दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है 25,150 का सपोर्ट रहेगा, जब तक उसके ऊपर रहेगा तब तक बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी अपनाना चाहिए, और डेफिनेटली 25,150 के नीचे थोड़ा बहुत वीकनेस आएगा, बट ये इसके नीचे अगर नहीं जाता है तो एक सिग्निफिकेंट रिकवरी भी एक्सपेक्टेड है। 25,500 का रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर सस्टेन किया तो 500 पॉइंट का और रैली 26,000 तक। और बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी एक फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट दिया
और अभी सस्टेन भी कर रहा है, बट बैंक निफ्टी में भी एक हैंगिंग मैन पैटर्न फॉर्मेशन है, तो जो कि 1-2 दिन के लिए वीकनेस बताता है। आज अगर नेगेटिव ओपनिंग देता है तो थोड़ा बहुत वीकनेस रह सकता है, बट 54,700 का सपोर्ट रहेगा। जब तक उसके ऊपर रहेगा तब तक बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी अपनाना चाहिए बैंक निफ्टी और बैंकिंग स्पेस में। और अगर मेरा जो पसंद आ रहा जो स्टॉक वो है एक आरईसी। ये स्टॉक कंटिन्यूअसली 21 ईएमए के ऊपर ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है, तो सेंटिमेंट पॉजिटिव है, ट्रेंड पॉजिटिव है, मोमेंटम इंडिकेटर पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहा है शॉर्ट टर्म के लिए। तो यहाँ से बाय करके चलना होगा। अराउंड 384 आसपास ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है और अपसाइड में 410 तक जा सकता है। नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 374 पे। दूसरा स्टॉक मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ये है लॉरस लैब। इस स्टॉक ने एक ट्रायंगुलर पैटर्न ब्रेकआउट दिया, तो और कंसोलिडेशन ब्रेकआउट भी है स्टॉक के अंदर। तो स्टॉक में बाई की सलाह रहेगी अराउंड 923 पर टारगेट ऑफ 1020 और स्टॉप लॉस रहेगा 874 का। तो चलिए दो कॉल्स रूपक की तरफ से यहाँ पर हमें मिलते हुए एलकेपी सिक्योरिटीज़ के रूपक दे इस वक्त हमारे साथ पावर ट्रेड में जुड़े हैं। आरईसी पर 402 के टारगेट्स को ध्यान में रखें और लॉरस लेबोरेटरीज पर 1020 के टारगेट्स को ध्यान में रखा जाए। 874 के स्टॉप लॉस के साथ कल करीब 3.5% की तेजी के साथ इस स्टॉक में हमने क्लोजिंग देखी थी। रूपक से और भी स्टॉक्स इन न्यूज़ पर बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले शरद से स्टॉक्स इन न्यूज़ क्या हैं वो समझ लेते हैं। कल बाजार बंद होने से लेकर अब तक एक्सचेंजेस पर ढेर सारी खबरें और उनमें से इंपॉर्टेंट सेट ऑफ न्यूज़ फ्लोज। शरद बताएं। जी बिल्कुल, सजीत सर बता रहे थे कि अदानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स पे जो है नज़र रखेंगे और आज ये सबसे बड़ा मार्केट मूविंग वो होगा। उसके कारण जो है बाकी इंफ्रा स्टॉक्स पे भी तेज़ी आ सकती है, क्योंकि इंफ्रा स्पेस पे जो बड़ी काम आ रही है। अदानी पोर्ट्स, अदानी पावर पे नज़र रखिएगा। सेबी ने इशू किया है फाइनल ऑर्डर हिंडनबर्ग एलिगेशंस को लेके और उन्होंने कहा कि कोई फ्रॉड नहीं है, कोई इन्वेस्टर लॉस नहीं है और प्रोसीडिंग्स जो अदानी ग्रुप के एंटिटी से देखने मिले हैं और जो इंडिविजुअल्स हैं उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया गया है। और ऑफकोर्स हम रेगुलेटर की भी दाद देना चाहेंगे। जो भी फॉरेन एंटिटीज़ आते हैं बहुत सारे जो है अटैक्स हमारे सिस्टम में करते हैं और इसके कारण जो है हमारी जो स्ट्रेंथ है वो और बढ़ते रहती है, तो इस पर भी नज़र ज़रूर रखिए। ये बड़ा अच्छा ऑर्डर है। एफएमसीजी स्टॉक्स की बात करें तो गवर्नमेंट ने कंप्लायंस बर्डन को ईज़ कर दिया है और याद रखिए कोई न्यूज़पेपर नोटिस नहीं देना होगा कि एमआरपीज़ बदल रहे हैं, ये अननेसेसरी खर्चे होते हैं। और ओल्ड पैकेजिंग जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं मार्च 2026 तक, लेकिन प्राइसिंग को आपको करेक्ट करना होगा। वो किस तरह जो है प्राइसिंग एमआरपी चेंज होता है वो कंपनीज डिसाइड करेंगे। शायद एक छोटा लेबल लगा सकते हैं या प्रिंटिंग में थोड़ी सी चेंजेस कर सकते हैं। नज़ारा टेक न्यूट्रल रहेगा। गेमिंग एक्ट रूल्स रोल आउट होने वाले 1 अक्टूबर से और याद रखिएगा नज़ारा टेक पे जो बड़ा इम्पैक्ट देखने मिला था, जिस तरह उनके आरएमजी रियल मनी गेमिंग बिजनेस जो थी वो आप कह सकते हैं इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा हुआ था। वोडाफोन आइडिया के लिए अहम दिन है। सुप्रीम कोर्ट जो है हियर करने वाली है वोडाफोन आइडिया की याचिका। 9,450 करोड़ रुपए का एरिया ड्यूज़ पे जो है या रहने वाला है मीटिंग। टेक्समैको रेल लगभग 90 करोड़ का ऑर्डर अल्ट्राटेक सीमेंट से आएगा। वेदांता की बात करें तो डिक्लेयर्ड हो गए हैं प्रेफर्ड बिडर पुन्नम मैंगनीज ब्लॉक के लिए। ऑयल इंडिया की जो है मैनेजमेंट से खास बातचीत हुई और उन्होंने कहा कि उनके रशियन एसेट्स को लेके कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है, बाहर के प्लेयर्स से बातचीत हो रही है और क्रूड जो है अगर थोड़ा हायर साइड में जाता है तो कंपनी बेनिफिशियरी रहेगी। पेटीएम की बात करें तो फ़ोनपे क्रेडिट के साथ जो है उन्होंने रेंट पेमेंट सर्विसेज को सस्पेंड कर दिए हैं। और इंडियन होटल्स की बात करें तो रिवर्सल जो है आपको देखने मिल सकता है। स्टॉक में जो कल अपमूव आई थी और गिरावट आ सकती है, क्योंकि कंपनी ने कहा कि वो न्यूयॉर्क के जो द पियर होटल है उनका सिर्फ लीज होल्ड राइट्स रखे, ओन नहीं करते हैं। और जो न्यूज़ फ्लो आ रही है कि बिकवाली हो सकती है वो गलत है। और आखिर में जेएसडब्ल्यू एनर्जी 100% स्टेक लेंगे। टीडोंग पावर जनरेशन एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट है हिमाचल प्रदेश में, जिसका कुल वैल्यू 1730 करोड़ रुपए का आता है। अब देखा जाए नेट तो डील वैल्यू की कैलकुलेशन मैंने बैठाया तो ईवी सेल्स पे 44 टाइम्स आ रहा है FY25 का। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। थोड़ी एक्सपेंसिव डील लग रही है तो इनिशियल नीजक रिएक्शन शायद नेगेटिव हो सकता है। तो ये अहम स्टॉक्स है जिस पे जो है हमारी नज़र होनी चाहिए। लेकिन रूपक जी आपसे जो है एक सवाल पूछना चाहूँगा, उसके बाद हम लोग थोड़ी देर में ब्रोकरेजेस पे भी आने वाले हैं। रूपक जी, अदानी पोर्ट्स, अदानी पावर सबसे ज़्यादा बेनिफिट जो है इनको देखने मिलने वाला। राजा अदानी ग्रुप में हमने लास्ट वीक से ही हमने देख रहे थे कि छोटे छोटे डिलीवरी पोजीशंस आ रहे थे और अच्छी बाइंग आ रही थी। ये ट्रेंड हमने मंडे को ही बता दिया था दर्शकों को। लेकिन एक बार ज़रा बताएं अदानी पोर्ट, अदानी पावर दोनों में से कैसा चार्ट सेटअप और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कैसा लग रहा है?
दोनों ही स्टॉक चार्ट इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज जो होता है शॉर्ट टर्म के लिए उसके ऊपर ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ट्रेंड तो पॉजिटिव है दोनों स्टॉक्स में, बट दोनों में से अगर एक पिक करना है तो मेरे ख्याल से अदानी पोर्ट ज्यादा आउट परफॉर्म करेगा मेरे ख्याल से शॉर्ट टर्म में, क्योंकि ऑलरेडी अदानी पोर्ट का कल का क्लोजिंग अच्छा है और धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है, प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। आरएसआई में मोमेंट पॉजिटिव क्रॉसओवर है, तो मुझे लगता है अदानी पोर्ट यहाँ से 1550 तक जा सकता है शॉर्ट टर्म में, और नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 1370 पे। बिल्कुल, तो यहाँ पे जो है अहम स्टॉप लॉसेस को जो है मेंटेन करके रखे। अदानी पोर्ट्स हो या अदानी पावर हो, एसेट हैवी जो कंपनीज हैं इस कॉन्ग्लोमरेट में, यहाँ पे और ज़्यादा आपको अच्छा देखने मिल सकता है और कॉस्ट ऑफ फंडिंग भी सस्ता हो सकता है, क्योंकि ओवरहैंग्स रेगुलेटरी अब ख़त्म हो गए हैं और इंटरेस्ट रेट की फॉलिंग सिनेरियो भी है। लेकिन चलिए ब्रोकरेजेस क्या कह रहे हैं उसकी सारी रिपोर्ट जो है आशीषा लेके आएंगी। गुड मॉर्निंग आशीषा, बताएं ब्रोकरेजेस आज क्या कह रहे हैं। गुड मॉर्निंग शरद। तो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स में सबसे पहले अल्को बेवरेज इंडस्ट्री पर काफ़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है और इस इंडस्ट्री के 3 स्टॉक्स पर जेएम फाइनेंशियल की रिपोर्ट है, जहां पर उन्होंने इनिशिएट किया है कवरेज। रैडिको खैतान पर खरीदारी की राय 3515 का लक्ष्य, यूनाइटेड स्पिरिट्स और उसके अलावा यूनाइटेड ब्रूअरीज दोनों ही स्टॉक्स पर उनकी खरीदारी की राय है। 1475 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य यूनाइटेड स्पिरिट्स पर और 1990 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य उन्होंने यूनाइटेड ब्रूअरीज पर रखा है। उनका मानना है कि इंडिया की अल्कोहलिक बेवरेज इंडस्ट्री में अभी काफ़ी स्कोप है, अपॉर्चुनिटी साइज काफ़ी अच्छा है, मार्केट पोटेंशियल काफ़ी अच्छा है, जिसके चलते उनका मानना है कि पूरा ही सेक्टर अच्छा खासा परफॉर्म करता हुआ नजर आ सकता है। तो खरीदारी की राय तीनों ही स्टॉक्स पर जेएम फाइनेंशियल से इस रिपोर्ट के दम पर निकल कर आई है। इसके अलावा बात करते हैं बजाज कंज्यूमर केयर की। एंटीक ने खरीदारी की राय रखी है, 325 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य बजाज कंज्यूमर केयर पर दिया है। उनका मानना है कि कई सारे कोर सेगमेंट्स पर उनका फोकस रहेगा। नया मैनेजमेंट कुछ चेंज लाना चाहता है, उसके चलते भी कंपनी को अच्छा खासा फ़ायदा होता हुआ नजर आएगा। कोकोनट ऑयल एक्सपेंशन भी ज्योग्राफी फोकस रहेगा और उनका मानना है कि 11% का रेवेन्यू CAGR और करीब 18% का अर्निंग CAGR अगले कुछ सालों तक कंपनी रिपोर्ट कर पाएगी। तो खरीदारी की राय 325 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य यहाँ पर बजाज कंज्यूमर केयर पर आता हुआ। इसके अलावा प्रिंस पाइप पर मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट है, खरीदारी की राय है और 440 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य उन्होंने प्रिंस पाइप्स पर दिया है। उनका मानना है कि अभी भी काफ़ी अनसर्टेनिटी है, टफ टाइम है, टफ एनवायरनमेंट है, लेकिन उसके बावजूद कंपनी अच्छा खासा प्रोग्रेस कर रही है। PVC पाइप सेगमेंट में अभी भी काफ़ी कमज़ोरी है, डिमांड एनवायरनमेंट कमज़ोर है और याद रखें एंटी डंपिंग ड्यूटी जो गवर्नमेंट ने लगाई थी उसके इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ा सा डिले हुआ है, तो कई सारे चैलेंजेस कंपनी फेस कर रही है। खरीदारी की राय 440 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल ने प्रिंस पाइप्स पर रखा है। इसके अलावा काफ़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट मारुति सुजुकी पर सिटी की आई है। 90 डे कैटलिस्ट वॉच ओपन किया है उन्होंने, काफ़ी पॉजिटिव रिपोर्ट है। इनफैक्ट उनका मानना है कि GST कट के बाद जो कंपनी ने प्राइस हाइक्स अनाउंस किए हैं, प्राइस कट अनाउंस किए हैं, उसे ये निकल कर आता है कि GST रिडक्शन तो किया ही है, लेकिन उसी के साथ कई सारे प्रोडक्ट्स और कई सारे लॉन्चेस के लिए उन्होंने और प्राइसेस भी घटाए हैं। तो कस्टमर को ड्यूअल बेनिफिट होगा, GST रिडक्शन का और इसी के साथ प्राइस कट का, और इसी के चलते वॉल्यूम ग्रोथ कंपनी का काफ़ी अच्छा निकल कर आ सकता है। उनका मानना है कि ऑपरेटिंग लेवरेज किस तरह से प्ले आउट होता है इस प्राइस रिडक्शन और GST रिडक्शन को लेकर, उस पर सबकी नज़र रहेगी। लेकिन 90 डे पॉजिटिव कैटलिस्ट वॉच यहाँ पर सिटी ने शुरू किया है, खरीदारी की राय दी है। मारुति सुजुकी पर इस रिपोर्ट के दम पर आज के सत्र में एक्शन दिखेगा। बिल्कुल आशीषा, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारे ब्रोकरेज कॉल्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। चलिए हमारे पैनल पर एक और एक्सपर्ट जुड़ गए हैं, मार्केट स्मिथ इंडिया के मयूरेश जोशी अब हमारे साथ हैं। मयूरेश, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका ET Now स्वदेश पर। और अभी हम खबरों वाले शेयर्स और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स ही डिस्कस कर रहे थे और उनमें से ही एक ब्रोकरेज रिपोर्ट के दम पर सेक्टर जो है वो मैं पुल अप करना चाहूँगी। सेक्टर है बेवरेजेस, अल्कोहलिक बेवरेजेस, और उस पर रिपोर्ट्स आ रही हैं। पिछले दिनों भी हमने रेडिको खैतान, यूनाइटेड स्पिरिट्स, यूनाइटेड ब्रूअरीज जैसे स्टॉक्स में एक मूवमेंट देखी थी न्यूज़ फ्लो के चलते भी, और अब यहाँ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी आई हैं।
रिपोर्ट्स की अगर माने तो एक तो इनिशिएट किए जा रहे हैं कवरेजेस और बाय रेटिंग्स हैं और टारगेट्स यहाँ पर पॉजिटिव आउटलुक के साथ बताए जा रहे हैं। खासतौर से इनका ये कहना है कि लार्ज एंड कंपेलिंग अपॉर्चुनिटी है और जो करेक्शन है उसे खरीदारी का मौका ढूंढना चाहिए। इस स्पेस को आप कैसे देख रहे हैं? फ्राइडे सेशन है तो शुरुआत यहीं से कर लेते हैं। Morning, Mansi. Morning, Sharath. नहीं, I think we've always liked this space for a periodicity of time. और हमें लगता है, I think ये space में जो premiumization का एक दौर गुजर रहा है, I think that will only improve going forward. दूसरा, I think in terms of input costs itself, अगर आप input costs देखें, वो molasses की कीमतें हो, extra neutral alcohol हो, ग्लास की कीमतें हो, ये सारी चीजें काफी स्टेबल हो चुकी है, जिसके वजह से मार्जिन्स पे एक पॉजिटिव प्रभाव आ सकता है। तीसरा, आई थिंक जो हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं, आई थिंक सिलेक्ट स्टेट्स में हाइक्स हुई हैं और जो एक्सपेक्टेशंस है एफडीएस की एंड द प्रोडक्ट्स दैट वी आर मेकिंग, आज हमारे प्रोडक्ट्स स्पेसिफिकली अगर आप स्कॉच कैटेगरी में देखें तो दे आर वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स व्हिच आर गेनिंग रिकॉग्निशन ऑल अक्रॉस द ग्लोब। और इसलिए आई थिंक अपार्ट फ्रॉम प्रीमियमाइजेशन जो क्वालिटी का एस्पेक्ट है, that is getting highly appreciated, not just by local consumers, by global consumers as well. Last but not the least, I think जो हम expect कर सकते हैं a decent amount of volume growth with margin stability. I think that will bring about expansion in terms of bottom line growth, जो earnings को सहारा दे सकता है। तो हमें लगता है I think as a space attractively poised है। GST rates जो सिम पे आए थे, I think कोई बहुत अलग नहीं थे। I think expected lines ऊपर थे। Demand inelasticity should probably get maintained for the sector as a whole, in spite of whatever has happened in terms of rates being maintained. और इसलिए हमें लगता है I think as a space should continue doing well. We continue holding stocks like Radico Khaitan as an example हमारे local और global portfolios में. But again I think clear disclaimer, ये stock हमने काफी lower levels पे suggest किया था। ये levels पे हमें लगता है I think थोड़े pullbacks की राह देखनी चाहिए, क्योंकि रनअप थोड़ा अच्छा खासा हो चुका है in the past 3 to 6 months. मयूरेश ने जो है ऑफ कोर्स यहाँ पे जो है बुलिश नज़रिया बना के रखा और एक जो प्रीमियमाइजेशन थीम है, और ये याद रखिए फेस्टिव सीज़न भी स्टार्ट हो रहा है, तो ओवरऑल जो है कंजम्पशन नंबर्स पे भी जो है हमारी नज़र रहने वाली है, किस तरह डेवलपमेंट्स आते हैं। और जो बाहर के प्लेयर्स हैं, अनलिस्टेड प्लेयर्स हैं, उन्होंने भी जो है बड़े बड़े प्लान्स बना के रखे हैं एटलीस्ट इस फेस्टिव सीज़न के लिए। रूपक जी, एक बार टेक्समैको रेल पे जो है आपकी राय लेना चाहेंगे। हालांकि इनको ऑर्डर तो छोटा मिला है, लेकिन सारे ही रेलवे स्पेस पे जो एक अच्छी बाइंग देखने मिल रही है, ऑर्डर फ्लोज आ रहे हैं। रेलटेल 800 से 900 करोड़ का ऑर्डर पिछले 4 दिन में लेके आया है। IRFC राइट्स सब जगह जो है कहीं ना कहीं मूव अच्छी आ रही है, अपमूव की। आप टेक्समैको रेल चार्ट्स में क्या लग रहा है, ज़रा बताएं। सर जी, टेक्समैको की चार्ट अगर देखें तो ये स्टॉक 20 और EMA के ऊपर जा नहीं पाया, मतलब ट्राई तो किया था कल का सत्र में, बट फेलियर हुआ इसका। तो अभी 151 के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा, उसके बाद उसमें मोमेंटम पॉजिटिव मोमेंटम क्रिएट होगा। तो 151 के नीचे जब तक रहेगा तब तक सेंटिमेंट वीक रहेगा। अबव 151 ये स्टॉक 160 तक जा सकता है। इम्पॉर्टेंट लेवल्स पे जो है नज़र हम ज़रूर रखने वाले हैं, लेकिन जो टॉक ऑफ द टाउन है वो है इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव स्टॉक्स। PSU बैंक्स ले लीजिए, रियल्टी ले लीजिए, और अब धीरे धीरे करके NBFCs जो रिटेल वाले हैं वो भी अच्छी अप्रूव दिखा रहे हैं। ऑफ कोर्स बजाज जो है इसको जो है आप कह सकते हैं लीड कर रहे हैं। HDFC बैंक और ICICI बैंक अभी तक पार्टिसिपेट एक्चुअली स्टार्ट नहीं किए हैं रैली में, उसका तो वेट हम कर ही रहे हैं। लेकिन अगर बात करें तो पूरे जो BFSI और रियल्टी जो इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव सेक्टर है, मयूरेश बताएं कि क्या जो है यहाँ पे अपमूव्स देखने मिल सकती है। 1 अक्टूबर को मान के चल रही कि स्टेटस को रह सकता है, लेकिन उसके बाद एक रेट कट आ सकती है, या बाजार एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक रेट कट जो है RBI की तरफ से भी आ जाए, क्योंकि मुझे पता है कि ट्रांसमिशन अभी तक पूरी तरह हुई नहीं है। तो मयूरेश, पूरे इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव सेक्टर पे आपकी क्या राय रहेगी, ज़रा बताएं। Morning, Sharad, Good again. morning. Collectively, I think we will remain constructive. And you're absolutely right. I think पूरी तरह से ट्रांसमिशन हुआ नहीं है। RBI शायद अक्टूबर पॉलिसी में एक पॉज ले ले, looking at how the global events are expected to pan out. Specifically, I think टैरिफ्स के बाद क्या ग्लोबल GDP या इन्फ्लेशन ग्लोबली कुछ उथल पुथल देखने मिलता है। बट ब्रॉड कंसेंसस यही है कि बिफोर वी एंड दिस कैलेंडर ईयर और एक 25 बिप्स का रेट कट शायद इंडियन इकोसिस्टम में देखा जा सकता है। हैविंग सेड दैट, एज द ट्रांसमिशन स्टार्ट्स टेकिंग प्लेस,
कहीं ना कहीं आई थिंक जो हम उम्मीद लगाए बैठ रहे हैं विद जीएसटी रैशनलाइजेशन की जो लोन ग्रोथ है स्पेसिफिकली आई थिंक कंज्यूमर ड्यूरेबल सेगमेंट में या डिस्क्रिशनरी सेगमेंट एज वेल सिलेक्टिवली एज फार एज पर्सनल लोन्स आर कंसर्न, वहां पे एक जबरदस्त इजाफा देखने मिल सकता है। तो ओनली इशू दैट इज लैगिंग दी बैंकिंग सिस्टम एज अ होल इज डिपॉजिट ग्रोथ कैसे आएगी, बिकॉज विद फॉलिंग इंटरेस्ट रेट्स एक जो अट्रैक्टिवनेस होती है पोस्ट टैक्स रिटर्न ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट्स वो ऑब्वियसली अच्छी खासी कम हो जाती है, और इसलिए कस्टमर्स या इन्वेस्टर्स शायद ऑल्टरनेटिव्स ढूंढ सकते हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में हमें लगता है थिंक जो लीडरशिप स्टॉक्स हैं बैंकिंग स्पेस में ये थोड़ा बेहतर करना चाहिए, बिकॉज दे नो हाउ टू वेट थ्रू दिस पीरियोडिसिटी जब इंटरेस्ट रेट साइकिल की रीएडजस्टमेंट करनी पड़ती है बैलेंस शीट पे, जहाँ पे निम्स पे प्रभाव आता है, कासा पे प्रभाव ऑलरेडी आ चुका है एंड द वर्स्ट इज प्रोबेबली ओवर। तो कहीं ना कहीं आई थिंक बैंकिंग स्टॉक स्पेसिफिकली आई थिंक लीडरशिप स्टॉक्स यानी जो बड़े नाम हैं उस पर फोकस करें। एनबीएफसीज सिलेक्टिवली आई थिंक थोड़ा बेहतर प्रदर्शन कर सकती है क्योंकि बल्क ऑफ देयर बोरोइंग बैंक से आती है, और जैसे दर कम होते जाते हैं उनकी जो एक कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है वो अच्छी खासी कम होती है। जो एनबीएफसी बेटर रेटेड है उनको एक एडिशनल फायदा इसलिए होता है क्योंकि उनकी जो ब्याज दरें हैं जो ये बोरो करते हैं सिस्टम से बिकॉज ऑफ देयर बेटर क्रेडिट रेटिंग्स वो कम होती है, एंड द काइंड ऑफ impact that you can probably see in spreads can be relatively better. तो context में NBFCs can have a better performance compared to most banks as we speak. जो leadership NBFC stocks है, Bajaj Finance has already reacted. यहाँ पे एक strong durable growth की उम्मीद आप लगाए बैठ सकते हैं। PNB Housing जो affordable segment में grow करने की कोशिश कर रहे हैं, they are growing very very aggressively. जहाँ delinquencies बहुत कम नजर आ रही है मैनेजमेंट को in spite of their aggressive growth. I think this is one stock that can do well from a balance sheet perspective. और इसलिए मुझे लगता है आई थिंक BFSI as a space में NBFCs का वेटेज in terms of earnings performance थोड़ा बेहतर रह सकता है। जहां तक रियल एस्टेट एंड अदर रेट सेंसिटिव्स का सवाल रहा है, मुझे लगता है आई थिंक एक जो पीरियोडिसिटी थी ऑफ हाइपर ग्रोथ दैट विल प्रोबेबली गेट कंसोलिडेटेड एज वी स्पीक। वो hyper growth is largely behind us, and now I think it will be more of a stock selective play real estate space के लिए। You can't go out there and buy everything that you want। जी बिल्कुल, यहाँ पे पूरा 360 डिग्री एनालिसिस जो है मयूरेश हमें बताते हुए, लेकिन एक बार हम बात करना चाहेंगे न्यू एज टेक स्टॉक्स पे, और लास्ट हाफ एन आवर में नायका, डिलीवरी, ये सारे स्टॉक्स में इटर्नल, खास करके नायका और इटर्नल पे एक बार नज़र डालें। चार्ट्स पे देखिए लास्ट सेशन में क्या अप मूव आया था, ये जो है मेरे नज़र में आ गई ये दोनों ही स्टॉक्स। रूपक जी ज़रा बताएं ये जो अच्छी अप मूव आई है इटर्नल में और नायका में, यहाँ पे चार्ट सेटअप में इन दोनों स्टॉक्स में आपको कौन सा पिक करना होगा अगर अच्छा लगता है तो? चार्ट सेटअप यहाँ पे इटर्नल तो बहुत अच्छी सेटअप दिया है, नायका पे लगता है और अप मूव आ सकता है। जी दोनों स्टॉक मुझे अच्छा लग रहा है। टफ चॉइस होगा बट मैं फिर भी इटर्नल को चूज करूंगा क्योंकि रिसेंट चार्ट अगर देखें इटर्नल का, दोनों स्टॉक ने रिसेंटली अच्छे खासे रैली दिया है, बट रैली अभी भी यंग है। मुझे लगता है कि टिप्स मिले तो बाय करना चाहिए, और इटर्नल की बात करें तो अपफ्रंट बाय करना चाहिए क्योंकि कंसोलिडेशन ब्रेकआउट है और कंटिन्यूअसली 21 EMA के ऊपर सस्टेन करते हुए दिखाई दे रहा है। अभी रिसेंटली RSI में पॉजिटिव क्रॉसओवर आया, तो यहाँ से सिग्निफिकेंट अपसाइड की पॉसिबिलिटी लग रहा है। पहला टारगेट होना चाहिए 350, उसके बाद 370 तक जा सकता है, और नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 324 पे। 324 का स्टॉप लॉस बना के जो है उस पर हम नज़र रखेंगे न्यू एज टेक स्टॉक्स पे। मयूरेश एक बार मारुति सुजुकी पे आपकी राय लेना चाहेंगे। थोड़ी देर पहले अशेषा बात कर रही थी अपनी खास सेगमेंट हमारे जो ब्रोकरेज टेक की है, जहाँ पे सिटी ने 90 डे पॉजिटिव कैटलिस्ट वॉच खोल दिया है मारुति के लिए, बाय रेटिंग बरकरार है, और जो प्राइस कट सारे एंट्री लेवल कार्स में वो जो हायर है जो GST रेट कट सिम्प्लाई कर रहे हैं। इसका एक स्कूल ऑफ थॉट है कि जिसको थोड़ी सी महंगी बाइक लेनी है लेकिन अगर फैमिली के लेना है तो ऑल्टो की प्राइसेस तो 3,70,000 के नीचे आ गया है, तो ऑल ऑफ अ सडन एंट्री लेवल कार्स में बड़ा एक इंटरेस्ट देखने मिल सकता है Tier 2 Tier 3 में। ज़रा एक बार बताएं मारुति सुजुकी पे आपकी क्या राय रहेगी? नहीं, हम एक शरद पॉजिटिव व्यू मेंटेन करेंगे और करते रहेंगे मारुति सुजुकी पे। ऑब्वियसली थिंक एक सरप्राइजिंग एस्पेक्ट जो मेरे लिए था, एंड आई वाज रियली सरप्राइज्ड कि जो जीएसटी रैशनलाइजेशन हुआ और उसके बाद जो मैनेजमेंट कमेंट्रीज आई है, वो मारुति हुई, हुंडे हुई, आई थिंक हैव बीन सरप्राइजिंगली वेरी वेरी पॉजिटिव। दोनों कंपनीज ने जो एक नेगेटिव वॉल्यूम ग्रोथ थी
वहां से एक सब्सटेंशियल पॉजिटिव वॉल्यूम ग्रोथ का एक इंडिकेशन दिया है। एंड आई वाज एक्चुअली एस्टोनिश्ड कि आई थिंक जीएसटी दरों के वजह से जो कटौती हुई है उससे इतना मैसिव स्विंग हो सकता है। इरिस्पेक्टिव, आई थिंक इफ वन प्रॉब्ली गोज बाय द मैनेजमेंट से, और अगर ये वास्तविकता में होता है नेगेटिव वॉल्यूम से पॉजिटिव वॉल्यूम ग्रोथ, एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट, आई थिंक जो एंट्री लेवल कार्स है उस पर एक सब्सटेंशियल कट देखा जा सकता है। एक जो अफोर्डेबिलिटी एलिमेंट है इन टर्म्स ऑफ ओनरशिप ऑफ अ कार, जो एस्पिरेशन होती है काफी लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज की, टू हैव अ फोर व्हीलर व्हीकल एट देयर डोर स्टेप, ये शायद रियलिटी में बदले। और इसका एक पुडिंग, आई मीन प्रूफ ऑफ द पुडिंग माइट बी अगले कुछ महीनों के, अगले कुछ तिमाहियों में एक जो वॉल्यूम ग्रोथ हमें देखने मिले जैसे मैनेजमेंट सोच रही है। अगर ऐसे होता है तो जो एक डीग्रोथ के सिलसिले से इस पूरी इंडस्ट्री जा रही थी इंक्लूडिंग मारुति, आई थिंक यू विल हैव अ वेरी पॉजिटिव इम्पैक्ट वॉल्यूम्स के ऊपर, प्राइसिंग के ऊपर, और इसके वजह से आई थिंक जो टॉप लाइन ग्रोथ हम उम्मीद कर सकते हैं वो सब्सटेंशियली बेटर होगी फॉर ऑब्वियस रीजंस। जहां तक इनपुट कॉस्ट का सवाल रहा है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं आई थिंक जो बिगिनिंग ऑफ द ईयर, कैलेंडर ईयर, जो इनपुट कॉस्ट में एक इन्फ्लेशन देखा गया था, दे आर सीइंग स्ट्रॉन्ग साइंस ऑफ स्टेबिलिटी, और इसके लिए आई थिंक मार्जिन्स में स्टेबिलिटी होना लाजमी है। Obviously, Maruti is also looking at exports to begin with, which is also a bigger margin accretive product from an overall perspective. और इसलिए मुझे लगता है आई थिंक अगर आप पेंसिल इन करते हैं अगले 2 वर्षों की, assuming management take in terms of volume growth, improvement in margins, वो शायद बेहतर नंबर में रिफ्लेक्ट हो। अभी प्राइसिंग और वैल्यूएशंस कंपेयर टू व्हाट कैन कम थ्रू ओवर द नेक्स्ट 4 to 8 quarters, लार्ज पार्ट ऑफ दैट इज गेटिंग पेंसिल्ड इन। तो क्या यहाँ से अपमूव अभी भी बरकरार रह सकती है? बिल्कुल मुमकिन है, बट डू यू एक्सपेक्ट अ ह्यूज मूव फ्रॉम द करंट लेवल्स? क्या आप उम्मीद लगाए बैठ सकते हैं कि मारुति जैसा स्टॉक 25 से 30% मूव देगा ऑन व्हाट इट इज प्रोबेबली डिलीवर्ड? थोड़ा मुश्किल लग रहा है, बट कहीं ना कहीं आई थिंक नंबर्स विल बी रिलेटिवली बेटर, और जिनके पास है स्टॉक उनको बिल्कुल मिलेगा। बिल्कुल, आपने बहुत सही कहा मयूरेश। मारुति तो है, लेकिन मारुति के बहुत सारे सप्लायर्स हैं जिनमें ज़्यादा मोमेंटम देखने मिल जाता है। सुब्रोस, भारत सीट्स, जेट इंडिया, इवन हम बात करें तो लुमैक्स इंडस्ट्रीज़ है। यहाँ पे देखें तो जो सप्लायर की रेवेन्यू है ये भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। भारत सीट्स, सुब्रोस, जय भारत मारुति और जेटकेट, यहाँ पे सबसे ज़्यादा अपमूव देखने मिलता है। अगर 1 महीने के चार्ट, 3 महीने के चार्ट देखेंगे तो इन्वेस्टर्स जो है कमाई भी बहुत अच्छा किए। तो इनके जो सप्लायर्स है या शवल्स कहेंगे, वो भी बहुत अच्छी मूव जो है इन स्टॉक्स में दिखाते हैं। देखिए 1 महीने में जेटकेट इंडिया भी जो है लगभग 34% ऊपर है। लेकिन चलिए ऑटो एंसिलरी के अलावा रूपक जी एक बार JSW एनर्जी पे भी नज़र डाल देते हैं। और उन्होंने लगभग 1700 करोड़ का एक एक्विजिशन किया, लेकिन जो डील का वैल्यूएशन आया मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से बहुत ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 44 टाइम्स का है EV टू सेल्स का FY25 के नंबर्स। एक बार चार्ट चेक करके बताएं कि JSW एनर्जी की जो चार्ट सेटअप है वो वीक है कि कंसोलिडेशन वाला ही लेवल्स लग रहा है, एक बार रूपक जी बताएं। तो JSW एनर्जी एक रेंज के अंदर ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है, तो रेंज थोड़ा बड़ा है 480 to 550 के अंदर। तो रिसेंटली ये अप मूव दिया अबव 21 EMA, स्टॉक मोटा मोटी ट्रेंड पॉजिटिव दिख रहा है, बट 550 के ऊपर स्टॉक में अच्छी खासी मोमेंटम वापस आएगा। तो 550 के ऊपर एक बाय की सलाह रहेगी। 550 के ऊपर जाता है तो 535 का स्टॉप लॉस डाल के 580 और 600 का टारगेट के लिए बाय करना चाहिए। बिल्कुल, तो यहाँ पे जो है खरीदारी की राय आ रही है। और अगर ऑफ कोर्स इनिशियल नीजक रिएक्शन आज देखने मिलता है आपको स्टार्टिंग ऑफ द ट्रेड पे, तब यहाँ पे भी जो है बाय द डिप की रणनीति रख सकते हैं। तो ये जो है JSW एनर्जी पे जो है रूपक जी की राय है। मोतीलाल ओसवाल PNB पे जो है मेंटेन बाय रखा है, टारगेट प्राइस 130 का है। वो कहते हैं कि बैलेंस शीट रोबस्ट है और जो रिटर्न ऑन एसेट ROA कहा जाता है वो 1.1% से ज़्यादा सरपास हो जाएगा वित्त साल 2027 में। और ऑफ कोर्स हम इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव की स्टॉक्स के बारे में तो बात कर ही रहे थे मयूरेश सर से, लेकिन PNB खास करके अगर बात करें तो मयूरेश सर एक बार PSU बैंकिंग स्पेस पे जो है आपको कौन सा स्टॉक्स अच्छा लग रहा है? क्योंकि देखिए टेक्निकली देखा जाए तो PSU बैंक्स जो है अभी अच्छे ज़्यादा प्लेस्ड है प्राइवेट बैंक से, क्योंकि प्राइवेट बैंक से सबके अपने अपने एक टाइप के कुछ ओवरहैंग हैं। PSU बैंक जो है एक तेज़ी के तौर पे चल रहे हैं, स्ट्रैटेजी चेंज हो रही है और अब इंटरेस्ट रेट ट्रांसमिशन ये ज़्यादा कर रहे हैं। और अगर प्राइवेट कैपेक्स आता है तो धंधा जो है ज़्यादातर PSU बैंक्स SBI को मिलने वाला है। तो ज़रा बताएं कि PSU बैंकिंग स्पेस पे आपकी क्या राय रहेगी और PNB खास करके देखें तो।
जनरली सिलेक्टिवली विल रिमेन पॉजिटिव शरद, और हमें लगता है आई थिंक जो आपने सारे पैरामीटर्स कहे हैं पीएसयू बैंक्स के लिए, आई थिंक द बेस्ट पार्ट दैट हैज हैपेंड इन द लास्ट 10 to 15 years इज द कंप्लीट ट्रांजिशन दैट वी हैव सीन इन टर्म्स ऑफ परसेप्शन ऑफ पीएसयू बैंक्स। आज आप पीएसयू बैंक्स के कोई भी शाखा में जाए, आई थिंक जो एक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है इन टर्म्स ऑफ प्रोसेसेस सिस्टम्स इज एज गुड एज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। आज अगर हम एक सीमलेस ट्रांजिशन देखते हैं इन टर्म्स ऑफ आपको एक्सेसिबिलिटी चाहिए, इन टर्म्स ऑफ टर्न अराउंड टाइम्स, इन टर्म्स ऑफ योर लोन एप्लीकेशंस, वहाँ पे आई थिंक काफी बेहतर सुविधाएं होने लग गई है और हो चुकी है। एंड द कस्टमर सर्विस इज ए क्लास एज वी ऑलवेज सीन। दूसरा आई थिंक इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, जहां तक आई थिंक एडवांसेस ग्रोथ का सवाल रहा है, डिपॉजिट ग्रोथ का सवाल रहा है, आई थिंक द बिगेस्ट एडवांटेज फॉर पीएसयू बैंक्स, वो लार्ज बैंक्स हो या मिड साइज बैंक्स हो, इज द लेगेसी डिपॉजिट अकाउंट्स दैट दे प्रोबेबली गॉट, जो काफी स्टिकी रहते हैं इनके साथ। और इसलिए आई थिंक जो डर है सिस्टम के लिए, जिसमें कह रहा था स्पेसिफिकली बैंक्स, इन टर्म्स ऑफ हाउ डिपॉजिट ग्रोथ विल हैपन इन फॉलिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो में, थोड़ा शायद पीएसयू बैंक्स थोड़े बेहतर सेफगार्डेड रहते हैं इन टर्म्स ऑफ डिपॉजिट एक्रीशन। थर्ड आई थिंक इन टर्म्स ऑफ एक्सपेक्टेशंस ऑफ क्रेडिट डिपॉजिट रेशियोज, जैसे आपने राइटफुली कहा, आई थिंक एडवांसेस ग्रोथ शुड बी प्रीटी डिसेंट। आज अगर हम प्रोविजनिंग देखें काफी पीएसयू बैंक्स की इज नॉर्थ ऑफ 85-90 odd %, विच मीन्स आई थिंक जो बैलेंस शीट की रिक्वायरमेंट है प्रोविजनिंग करने के लिए, वो एक एक्सेसिव प्रोविजनिंग कर चुके हैं। और इसलिए आई थिंक एनी काइंड ऑफ राइट बैक दैट प्रोबेबली हैपेंस थ्रू रिकवरीज, आई थिंक ये सीधा बॉटम लाइन पे आकर काफी पीएसयू बैंक्स ने दर्शाया है कि हमारी जो एक प्रक्रिया है in terms of recovery, I think ये process चालू रहेगी which adds back to profit. Last but not the least, I think if you probably have a valuation and a price comparison, valuations अभी भी काफी सस्ते और reasonable है। जहां तक हम ratings, rankings, institution holding, हमारी जो CAN-SLIM methodology है, यहाँ पे कुछ stocks within the mid cap basket throw up कर रहे हैं। So if you leave aside SBI, जो हमें I think it's a consensus call, I think Bank of Maharashtra, leaving aside PNB, I think in our opinion should do well, क्योंकि exceptional set of numbers थे and they've been performing well quarter on quarter. हमें लगता है कि अगर ये प्रदर्शन बरकरार रहा तो वैल्यूएशन, रेटिंग, रैंकिंग, प्राइसिंग के हिसाब से आई थिंक रिस्क रिवॉर्ड हमारे हिसाब से एटलीस्ट मार्केट्स ऑफ इंडिया में बैंक ऑफ महाराष्ट्र को शायद पे करना। जी बिल्कुल, तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अभी भी अच्छा है और इस पे जो है सारी नज़र पीएसयू बैंकिंग स्पेस पे बना के रखे ज़रूर। लेकिन चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार जो है हम आपको जो है मार्केट्स के अहम ओपनिंग ट्रेड्स और इम्पॉर्टेंट लेवल्स क्या देखने चाहिए और स्ट्रैटेजीज सब लेके आने वाले हैं। मिले जुले विदेशी बाजार के संकेतों के बीच क्या भारतीय बाजार में शुक्रवार का सेशन मजबूती दिखाएगा? हमने लगातार इस हफ्ते नए लेवल्स को टच बेस किया, उन लेवल्स को इंटैक्ट रखा और कल भी काफ़ी अच्छी शुरुआत के बाद एक दौर मुनाफा वसूली का और एंडिंग में काफ़ी बढ़िया बढ़त पर 25,400 के लेवल्स के पार हम क्लोज हुए। भारतीय बाजार के लिए आज का सेशन कैसा होगा? थोड़ी देर में प्री ओपन लेवल्स हमारे सामने होंगे और 9:08 पर ये लेवल्स सेटल भी होते दिखेंगे, तब उन पर विस्तार से बातचीत करेंगे। लेकिन हमारे साथ हमारी एक्सपर्ट्स की पैनल लगातार जुड़ी हुई हैं, उनसे लगातार टेक्निकल और फंडामेंटल नज़रिया हम बाजार पर समझ रहे हैं। रूपक दे हैं हमारे साथ, मयूरेश जोशी भी बने हुए हैं और पैनल पर एक और एक्सपर्ट ऐड हुई हैं, वुमेन फ्रॉम मोतीलाल ओसवाल शिवांगी शाडा भी अब हमारे साथ जुड़ गई हैं। शिवांगी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। विल स्टार्ट विथ यू। बताइए आज के लिए मार्केट को किस तरह से स्ट्रैटेजाइज कर रही हैं आप और बाजार खुलने से पहले स्टॉक स्पेसिफिक नजरिया क्या है? जी बिल्कुल, वेरी गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर हैविंग मी। सो ऑफ कोर्स हम देख रहे हैं कि मार्केट्स में बहुत ही अच्छी तेजी देखने को मिली है, बुल्स का पूरा एक्शन है। इंडिया विक्स अब सिंगल डिजिट पे कूल ऑफ होते हुए दिखा है, जो कि एक इंडिकेशन है कि बहुत कंफर्ट है बुल्स का यहाँ पे। ऑफ कोर्स बैंक निफ्टी आउट परफॉर्मर है यहाँ पे, तो यहाँ पे मेरी नजर रहेगी बैंकिंग, नॉन बैंकिंग स्पेस में से एक स्टॉक, बट ये डिजिटल स्पेस की स्टॉक है, पेटीएम की मैं बात कर रही हूँ। लगातार हमने देखा है कि डेली बेसिस पे कंसोलिडेट किया है स्टॉक ने, 4 हफ्तों से एक एक ट्रायंगल फॉर्मेशन में ये कामकाज कर रहा है और एक पोलन फ्लैग पैटर्न फॉर्मेशन की ब्रेकआउट की पूरी तैयारी हो रही है स्टॉक में। तो यहाँ पे नजर रहेगी, खरीदारी की सलाह रहेगी नेक्स्ट 1280 तक के टारगेट्स के लिए।
और 1210 के एक सपोर्ट को हम मेंटेन करें। न्यू एज स्पेसेस हैं फोकस रेडार पर, और टेक्नोलॉजी भी तो है फोकस रेडार पर, और आईटी स्पेस पर भी बातचीत करेंगे। लेकिन इस बीच रुपए की ओपनिंग पर एक फोकस करते हैं। 8 पैसे की कमजोरी के साथ डॉलर के मुकाबले रुपया जो है वो आज खुलता हुआ नजर आ रहा है। 88 रुपये और 12 पैसे, 83 रुपये और 13 पैसे से 88 रुपये और 21 पैसे पर रुपए की ओपनिंग जो है आज के सत्र में होती हुई नजर आई है। सो क्लियरली 8 पैसे वीकनेस यहाँ पर रुपए में डॉलर के मुकाबले। लेकिन आईटी सेक्टर पर मयूरेश आपसे एक टेक जानना चाहेंगे। देखिए यूएस मार्केट में टेक्नोलॉजी हैवी इंडेक्स नैस्डैक में तो काफ़ी बढ़िया रिस्पांस हम देख रहे हैं। कल भी रिकॉर्ड लेवल्स पर एक क्लोज हुआ, वहाँ पर टेक्नोलॉजी सेक्टर इन इटसेल्फ काफ़ी अच्छी तेज़ी दिखा रहा है। भारतीय बाजार में भी थोड़ा रेजिस्टेंस देखने के बाद आईटी सेक्टर ने कमबैक किया है। अब नतीजों का दौर जब शुरू होगा अक्टूबर में, रिजल्ट सीजन की शुरुआत भी आईटी मेजर्स से ही होगी। और तो ये जो कन्विक्शन या कह सकते कमबैक आईटी सेक्टर पर है, हमने देखा इनफैक्ट वन ऑफ द सेशन पिछले 2-3 सेशन से इनफैक्ट आईटी सेक्टर आउट परफॉर्म भी कर रहा है। क्या इस कन्विक्शन पर कॉन्फिडेंस है? यहाँ से लगातार लार्जर आईटी प्लेज, मिड कैप आईटी प्लेज में डोमेस्टिक मार्केट में तेजी दिखेगी? So Mansi, I think largely sector पे view neutral रहेगा, except emphasis as a disclaimer which we continue holding in our global portfolios, क्योंकि जो product differentiation होने वाला है वो differentiate करेगा अब ये सेक्टर में लीडर्स और लगार्ड्स को। Having said that, जो AI automation tools की एक ट्रांजिशन चल रही है ग्लोबली, यहाँ पे क्लियर लैग दिख रहा है बिकॉज आवर कंपनीज आर स्टिल इन दैट ओल्ड आउटसोर्सिंग आउट प्रोसेसिंग मॉडल जो काफी आउटडेटेड हो चुका है इन द करंट स्कीम ऑफ थिंग्स। ऑब्वियसली जरूरत पड़ेगी इन द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स, नेक्स्ट फ्यू इयर्स एज फार एज दिस प्रोसेसेस आर कंसर्न, बट सिग्निफिकेंट मार्जिन एक्सपेंशन देखना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। At the same time, I think a lot of companies need to have an accelerated capex towards newer technologies, newer platforms, reskilling of their employees. और इसके लिए आई थिंक बोथ कॉस्ट और टाइम देना पड़ेगा, यानी कॉस्टिंग और समय दोनों की आई थिंक एक कमिटमेंट या एक इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, जो शायद नंबर्स को थोड़ा स्टैग्नेट कर सकती है। ऑब्वियसली आई थिंक नए ऑर्डर्स किस प्राइसिंग पे आते हैं, टैरिफ रेजिम में आई थिंक काफी सेक्टर्स इंक्लूडिंग बीएफएसआई, रिटेल, मैन्युफैक्चरिंग, नॉर्थ अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में कैसे परफॉर्म करते हैं ये देखना थोड़ा लाजमी होगा। एंड लेट्स नॉट फॉरगेट, आई थिंक सो सैलरी हाइक्स वगैरह होंगे, उसका एक वन ऑफ इफेक्ट हो सकता है Q2, Q3 फॉर सिलेक्ट कंपनीज। तो लार्जली आई थिंक फॉर बेस्ड फॉर दीज फैक्टर्स आई थिंक हमारा एक न्यूट्रल व्यू रहेगा, एक्सेप्ट एम्फेसिस जहाँ पे हमें लग रहा है आई थिंक एक सिग्निफिकेंट अक्रीशन हमें देखने मिला है, specifically in terms of AI, agentic AI, orders, overall product mix, expected revenue mix going forward as well. और इसलिए I think this is one stock out of the mid-cap universe, which we continue holding in our global portfolios. एब्सोल्युटली। तो चलिए आईटी सेक्टर पर एक फंडामेंटल टेक, लेकिन आईटी सेक्टर के साथ साथ रूपक डिफेंस एंड शिप बिल्डिंग स्पेस पर आप की राय हम जानना चाहेंगे, और इन पर्टिकुलर कोचिन शिपयार्ड की अगर बात करें, कल के सत्र में ऑन द बैक ऑफ ए न्यूज़ फ्लो ऑर्डर विन के चलते फोकस रेडार पर था। करीब 200 करोड़ के ऑर्डर्स मिलते हुए कोचिन शिपयार्ड को, और डिफेंस एंड शिप बिल्डिंग ऑर्डर विन्स के चलते भी फोकस रेडार पर रहती हैं ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी, और काफ़ी हद तक हमने देखा है एक्सपेंसिव वैल्यूएशन है ज़रूर, एक रेजिस्टेंस डाउन साइड देखने के बाद वापस से यहाँ पर भी अब तेज़ी का तूल पकड़ रहा है। लाइक्स ऑफ कोचिन शिपयार्ड एंड डिफेंस स्पेस इन पर्टिकुलर, अगर कोई पसंदीदा स्क्रिप्ट है तो बताएं। जी, पिछले कई दिनों से डिफेंस स्टॉक्स पे ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है, कोचिन शिपर से लेके कोचिन JRSC, इवन HAL, BEL सब में मूवमेंट दिख रहा है, बाइंग इंटरेस्ट सब में दिख रहा है। स्पेसिफिकली अगर कोचिन शिपयार्ड की बात करें तो कोचिन शिपयार्ड में पिछले प्रीवियसली एक कंसोलिडेशन दिखा था, अभी वो कंसोलिडेशन के ऊपर ब्रेकआउट दिया, और इम्पोर्टेंट मूविंग एवरेज जो होता है शॉर्ट टर्म के लिए 21 ये में, उसके ऊपर कंटिन्यूअस ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। तो सेंटिमेंट डेफिनेटली पॉजिटिव है, बाइंग इंटरेस्ट है, वॉल्यूम पिकअप कर रहा है। तो शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है 2100, 2200 ये दो टारगेट रहना चाहिए, और नीचे सपोर्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए 1770। तो स्टॉक में डेफिनेटली बाई की सलाह रहेगी अराउंड 1900।
तो चलिए ये एक राय यहाँ पर तेज़ी है और अगर पोजीशंस इंटैक्ट रखें क्योंकि वापस से हम देख रहे हैं कि मजबूती की चाल पकड़ते हुए डिफेंस एंड शिप बिल्डिंग स्पेसेस, लेकिन कुछ और स्टॉक्स जो कि खबरों के दम पर फोकस रेडार पर रहें, शिप बिल्डिंग एंड आईटी तो ऑफकोर्स है ही हैं, लेकिन इसके अलावा अगर आप देखेंगे हिंडाल्को पर कल एक न्यूज़ आई थी शिवांगी, और नोवेलिस प्लांट को लेकर न्यूयॉर्क में जो प्लांट है उसमें एक एक्सीडेंट की खबर आई थी और उत्पादन वहां फिलहाल रुका हुआ है और कारण की जांच भी जारी थी। इसी के चलते कल स्टॉक में हमने देखा बहुत बड़ा कोई इम्पैक्ट नहीं था, बड़ी कोई डाउनसाइड रिस्क भी नहीं नज़र आ रही थी, लेकिन टेक्निकली क्या चार्ट्स आपको यहाँ से बेहतर नज़र आते हैं या फिर वॉच लिस्ट में रखने की राय होगी? जी बिल्कुल, मानसी, हिंडाल्को की स्पेसिफिकली हम बात करें तो ऑफ कोर्स न्यूज़ बेस्ड ट्रिगर यहाँ पे स्टॉक में देखने को मिली थी, बट ओवरऑल यहाँ पे एग्जॉशन देखने को मिल रहा है। हालांकि लोअर लेवल से काफी एक अच्छी पुल बैक भी देखने को मिली कल के सेशन में, तो 735 के सपोर्ट को रिस्पेक्ट किया था स्टॉक ने, बट थोड़ी बहुत हम देख रहे हैं कि मोमेंटम फिजल आउट होते हुए दिख रही है। वेट एंड वॉच की नजरिया यहाँ पे हम अप्लाई करें 750 के ऊपर, अगर ये स्टॉक होल्ड करते हुए नजर आता है तो हम यहाँ पे वेट कर सकते हैं स्टॉक के 780 तक के लेवल्स के लिए, बट फ्रेश बाइंग के लिए थोड़ा और रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे फेवरेबल हो तब हम निवेश करें। फ्रेश बाइंग से तो दूर रहने की राय है, लेकिन पोजीशंस हैं तो एक बार वेट एंड वॉच का नज़रिया और इन्हें पोजीशंस को इंटैक्ट रखी जा सकती हैं। एफएमसीजी शेयरों पर भी फोकस रहेगा और यहाँ से आगे फेस्टिव बूस्ट के चलते भी कंजम्पशन पर फोकस रहेगा, लेकिन सरकार ने इंडस्ट्री के लिए कंप्लायंस जो हैं वो आसान कर दिए हैं और कंप्लायंस आसान होना बहुत बड़ी रिलीफ की बात होती है, बिकॉज फॉर्मेलिटीज़ एंड कंप्लायंस वो चीज़ हैं जिसके पीछे कंपनीज़ काफ़ी हद तक काफ़ी समय भी देना पड़ता है, काफ़ी एफर्ट्स भी लगाने होते हैं। रिवाइज्ड एमआरपी के लिए अखबार में नोटिस अब ज़रूरी नहीं होगा। सो एडवर्टाइजमेंट को लेकर जो कंप्लायंस के रूल्स हैं उनमें बदलाव किए गए हैं, उन्हें बेहतर किया गया है और आसान किया गया है इनफैक्ट कंपनियों के लिए। अब पुरानी पैकेजिंग मार्च 2026 तक लागू भी रखी जा सकती है। एफएमसीजी सेक्टर पर रूपक आपसे एक टेक जानना चाहेंगे। कंजम्पशन का खेमा 2-3 साल से हम देख रहे थे कि साइडवेज चल रहा था, लेकिन जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन ने भी बूस्ट दिया है और यहाँ से आगे फेस्टिव डिमांड भी है जिसे वॉच आउट करना है हमें। एफएमसीजी सेक्टर का एक बहुत बढ़िया रेजिस्टेंस है 58,400 पे, 58,500 पे। वो इंडेक्स में अगर ब्रेकआउट आता है तो एक सिग्निफिकेंट और सस्टेन रैली देखने को मिल सकता है पूरा स्पेस में, पर जब तक वो नहीं होता तब तक मुझे लगता है लिमिटेड अपसाइड रहेगा। अगर पिक करना है तो मैं डाबर को पिक करूंगा। डाबर में एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्मेशन है, तो टेक्निकल चार्ट पे तो अच्छा लग रहा है। ब्रेकआउट डेफिनेटली एक बार दिया था लेकिन कंसोलिडेट कर रहा है नेक लाइन के आसपास। अगर इजी टर्म में बताया तो 530 का सपोर्ट रहेगा और रेजिस्टेंस रहेगा 540 का। 540 के ऊपर डिसाइसिव ट्रेड करता है तो 560 तक जा सकता है। डाबर पर ये राय इन पर्टिकुलर एफएमसीजी स्टॉक्स पर भी आज बाजार खुलने के साथ फोकस रहेगा। 9 के नौरत्न की सूची एक बार समझ लेते हैं। बताने के लिए शरद हमारे साथ बने हुए हैं। शरद बताएं। जी बिल्कुल, सबसे अहम बात है कि आज अदानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स जो है फोकस करेंगे, खास करके अदानी पोर्ट्स, अदानी पावर। यहाँ पे ब्रोकिंग अपग्रेड्स भी जो है धीरे धीरे करके आने लगे, खास करके अदानी पावर के अगर बात करें तो सेबी ने इशू फाइनल ऑर्डर कर दिया हिंडनबर्ग एलिगेशंस को लेके और इन्होंने कहा कि कोई फ्रॉड नहीं हुआ है, कोई इन्वेस्टर लॉज जो है प्रूव नहीं करे गए और जो सारे प्रोसीडिंग्स है कंपनी और इंडिविजुअल एंटिटीज़ सबको खारिज यानी कि डिस्पोज ऑफ कर दिया गया है। तो अदानी पोर्ट्स, अदानी पावर, इन स्टॉक्स को जो है नज़र में रखिए, बहुत अच्छी मोमेंटम इन स्टॉक्स में आपको दिखेगी। एफएमसीजी स्टॉक्स, गवर्नमेंट ने कंप्लायंस बर्डन को थोड़ा सा ईज़ कर दिया है और जो नए जो न्यूज़पेपर नोटिसेस जो है एमआरपी चेंज पे वो देने की ज़रूरत नहीं है और ओल्ड पैकेजिंग यूज़ आप कर सकते हैं मार्च 2026 तक, लेकिन प्राइसेस करेक्टेड रहेंगे, बेनिफिट कस्टमर्स को आना चाहिए। वोडाफोन आइडिया अहम बोर्ड मीट नहीं, आज सुप्रीम कोर्ट की जो है हियरिंग है जहाँ पे वोडाफोन की याचिका है 9,450 करोड़ रुपए की जो आप कहेंगे मामले है एजीआर ड्यूज़ की, उसको लेके जो है सेटलमेंट हो सकती है। टेक्समैको रेल 90 करोड़ का ऑर्डर अल्ट्राटेक सीमेंट से आया है तो स्टॉक के लिए सपोर्टिव है। वही वेदांता की बात करें तो प्रेफर्ड बिडर घोषित किया गया है पुन्नम मैंगनीज ब्लॉक को लेके, स्टॉक के लिए हल्का सा सपोर्टिव रहेगा। इंडियन होटल्स कह रहे हैं कि जो उनकी न्यूयॉर्क की होटल है उनके पास सिर्फ लीज होल्ड राइट्स है और जो बिकवाली की बात है
वो गलत है। तो ऑफकोर्स कल एक अच्छी अपमूव आई थी, तो थोड़ी करेक्शन और वापस नॉर्मलाइज ये स्टॉक हो जाएगा। JSW एनर्जी 100% स्टेक अक्वायर करेंगे टीडोंग पावर जनरेशन में, और ये लगभग 1730 करोड़ रुपए का जो है ये एक्विजिशन होने वाला है। तो स्टॉक पे जो है नज़र रखिएगा। ये एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है हिमाचल प्रदेश में। 8वां स्टॉक रहने वाला है ब्रोकिंग हाउस से मोतीलाल ओसवाल का PNB। यहाँ पे जो खरीदारी के लाए लक्ष्य 130 का, बैलेंस शीट अच्छे है और रिटर्न ऑन एसेट्स 1.1% से ज़्यादा बढ़ सकते हैं इस साल 2027 में। और हमारा बिग बोल्ड ब्रोकरेज है मारुति सुजुकी। सिटी की रिपोर्ट आई है, 90 दिनों का जो है पॉजिटिव कैटलिस्ट वॉच किया गया है, बाय रेटिंग रखे गई, और उन्होंने कहा है जो प्राइस कट्स आ रहे हैं एंट्री लेवल कार के लिए वो ज़्यादा है, GST रेट कट्स भी है और उन्होंने पर्सनली भी प्राइस कट्स ले लिया, तो मार्जिन्स में थोड़ी प्रेशर आएगी लेकिन वॉल्यूम्स बढ़ सकते हैं, तो स्टॉक के लिए सपोर्टिव रहेगा। तो ये अहम स्टॉक्स है जिस पे आपकी नज़र होनी चाहिए, आपका एक्शन दिखेगा। ठीक है, बिल्कुल शरद, शुक्रिया हमारे साथ जुड़कर ये 9 की नौरत्न की लिस्ट हमें बताने के लिए। और 3 मिनट बचे हैं बाजार खुलने के लिए, और मारुति सुजुकी के स्टॉक प्राइस पर एक नज़र होनी चाहिए। सिटी की रिपोर्ट है शिवांगी, कल इनफैक्ट मारुति सुजुकी के लिए ही उनके जो प्रोडक्ट्स हैं, उनकी गाड़ियां हैं, उनकी कीमतों में न्यूज़ आती हुई दिखी थी। एंड इनफैक्ट GST रेट रैशनलाइजेशन जो है उसका पूरा का पूरा बेनिफिट पास ऑन करने की बात भी ऑटो कंपनियां करती हैं। मारुति सुजुकी के स्टॉक में कल एक मूव था, आज एक 1.25% की तेज़ी पर यह स्टॉक जो है खुलने की तैयारी करता हुआ, और सिटी की रिपोर्ट में भी खरीदारी की राय के साथ कवरेज शुरू किया गया है। आपकी राय क्या होगी? जी बिल्कुल, मारुति के स्ट्रक्चर को अगर हम देखिए तो ऑल टाइम हाई टेरिटरी में कामकाज करते हुए काफी कंफर्टेबली इसने प्रीवियस डे के सेशन में क्लोजिंग भी दिया हायर जोन्स पर। हम देख रहे हैं कि स्टॉक में एक अच्छी खासी लॉन्ग बिल्टअप देखने को मिली है सितंबर सीरीज के शुरुआत से लेके अब तक, और पिछले 5 हफ्तों से कंसिस्टेंटली हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन बने हैं। तो डेफिनेटली स्टॉक में एक अच्छी मोमेंटम है। एंड ऑफ कोर्स सीजनैलिटी वाइज हम देखते हैं कि इन क्वार्टर्स में ऑटो सेक्टर में काफी एक अच्छी मोमेंटम जो है वो देखने को मिलती है। ऑब्वियसली जो ऑटो के नंबर्स आए हैं वो भी काफी फेवरेबल आए हैं पूरे सेक्टर को एक टेलविंड मिलने के लिए। तो ये स्टॉक में जरूर हम खरीदारी के मौके ढूंढे 16,500 के नेक्स्ट पड़ाव के लिए, और 15,750 के एक सपोर्ट को ध्यान रखें। तो चलिए, मारुति सुजुकी पर ये राय, खरीदारी के मौके बन सकते हैं और अपॉर्चुनिटी ढूंढें, और पोजीशन है तो उसे तो बिल्कुल बरकरार रखें। बाजार की शुरुआत की तरफ रुख करते हैं, और आज के लिए मार्केट फ्राइडे सेशन कैसा दिखेगा? स्टॉक वाइज तो ढेर सारी खबरें हैं जिस पर आपको फोकस रखना है, और सबसे पहले अडानी ग्रुप स्टॉक्स पर नजर रखेगा, बिकॉज हिंडनबर्ग केस में अडानी ग्रुप को सेबी से क्लीन चिट मिलती हुई दिखी है, और फाइनल ऑर्डर रिलीज कर दिया है सेबी ने, और सारे के सारे ग्रुप ऑफ हिंडनबर्ग चार्जेस पर से क्लीन चिट और क्लियरेंस मिलता हुआ अडानी ग्रुप के स्टॉक्स को। सो हम देख भी रहे हैं, इनफैक्ट प्री ओपन में भी लगभग सारे स्टॉक्स जो हैं 2.5% से लेकर 4% की तेज़ी के साथ खुलने की तैयारी करते हुए इन स्टॉक्स में आज एक्शन। और अडानी पावर में तो 7% तक की मजबूती प्री ओपन में नज़र आ रही है, तो इस पर फोकस रखेंगे और एक्सपर्ट से भी बात करेंगे। टेक महिंद्रा पर भी नज़र रखिए। कंपनी 8 पैरामीटर मॉडल इंडिक लैंग्वेज एजेंटिक AI प्लेटफॉर्म के लिए गवर्नमेंट के लिए बनाने जा रही है। सो न्यू डेवलपमेंट है जो कि सरकार के लिए टेक महिंद्रा करेगी, जिसके चलते फोकस रेडार पर रहेगा। इसके अलावा कुछ फार्मा कंपनियां हैं जो कि न्यूज़ फ्लोज के लिहाज से फोकस में रहेंगी, और वेदांता लगातार आजकल चर्चा में रही है। स्टॉक में मूव्स भी हमने देखे हैं, लेकिन प्रेफर्ड बिडर कंपनी ने मैंगनीज ब्लॉक पुन्नम मैंगनीज ब्लॉक को प्रेफर्ड बिडर के तौर पर डिक्लेयर किया है। तो एक न्यूज़ है जिसके चलते ये भी फोकस में रहेगा। टेक्स मैक्रो रेल कंपनी को एक ऑर्डर मिला है 87 करोड़ का, जिसके चलते यहाँ पर भी नजर रखी जाएगी। और इसके साथ साथ अगर आप देखें कुछ और स्टॉक्स जैसे मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर पर भी फोकस न्यूज़ फ्लो के दम पर। बाजार की शुरुआत आपकी स्क्रीन पर 25,400 के लेवल्स को अब भी टिकाने की कोशिश करता हुआ निफ्टी, 55,651 के स्तर पर बैंक निफ्टी लाल निशान के साथ शुरुआत हुई जरूर है, लेकिन इंपॉर्टेंट लेवल्स को अब भी हम इंटैक्ट रखने की कोशिश कर रहे हैं। 82,953 के स्तर 60 अंकों के बकवाली सेंसेक्स में आप पाएंगे। ब्रॉडर मार्केट्स की अगर बात करें, मिड कैप और स्मॉल कैप में तेजी है, इनफैक्ट खरीदारी एटलीस्ट हरे निशान के साथ तो कामकाज दिख रहा है। सो बेंचमार्क्स लाल निशान के साथ खुले हैं। मिड कैप में करीब 50 अंकों की बढ़त है, और स्मॉल कैप भी हरे निशान के साथ इस वक्त छोटी ही सही लेकिन एटलीस्ट बढ़त मिड कैप स्मॉल कैप में नजर आ रही है।
सबसे पहले आपके स्क्रीन पर अडानी ग्रुप स्टॉक्स आ रहे हैं। अडानी ग्रीन में 5% की तेजी, अडानी पावर प्री ओपन में 6% तेजी के साथ खुलने की तैयारी दिखा रहा था। देखें 7-8% की बढ़त है। अडानी ग्रीन पर भी नजर रखें, लिटरली अडानी ग्रुप स्टॉक्स पर अडानी एनर्जी में भी 5-5.25% की तेजी है। तो सारे के सारे अडानी ग्रुप स्टॉक्स में अच्छी मजबूती, लगभग 4 से लेकर 7-8% तक के मूव्स हैं। हिंडनबर्ग केस में सेबी की तरफ से क्लीन चिट मिलने का ये असर है जो कि अडानी ग्रुप स्टॉक्स पर इस वक्त देखने को मिला है। अनदर न्यूज फ्लोज की अगर बात करें, टेक्समाको रेल पर नजर रखें, ऑर्डर विन के चलते स्टॉक फोकस में था। आज के सत्र में क्या इस ऑर्डर विन का एक इम्पैक्ट आता हुआ दिख रहा है? हाँ बिल्कुल, 3.25% की तेजी के साथ ये स्टॉक जो है इस वक्त कामकाज करता हुआ मजबूती की चाल यहाँ पर भी एब्सोल्युटली देखने मिली है। हमारे नवरत्न की सूची में मारुति सुजुकी को हमने ऐड किया था। ब्रोकरेज रिपोर्ट्स पॉजिटिव आई हैं और जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन के एब्सोल्यूट बेनिफिट्स जो हैं सारी ऑटो कंपनियां फाइनल कंज्यूमर्स को देने वाली हैं और इसी के चलते ये स्टॉक्स फोकस रेडार पर हैं। एफएमसीजी का खेमा, लगभग सारे के सारे एफएमसीजी स्टॉक्स पर फोकस होना चाहिए क्योंकि सरकार ने इंडस्ट्री के लिए कंप्लायंस जो है उन्हें आसान किया है और हरे निशान के साथ बड़ी तेजी ना सही लेकिन एटलीस्ट एफएमसीजी सेक्टर में हम मूव देख रहे हैं जरूर। टेक्समाको रेल पर भी नजर डाली हमने। वेदांता पूनम मैंगनीज ब्लॉक के लिए प्रेफर्ड बिडर बनी है और आंध्र प्रदेश में है ये मैंगनीज ब्लॉक और वेदांता के स्टॉक प्राइस में कोई मूव नहीं है इस खबर का। पेटीएम पर नजर रखें, थोड़ी देर पहले शिवांगी भी इसका जिक्र कर रही थी और न्यू एज स्पेस कंपनियों पर खास तौर से बातचीत कर रही थी वो। पेटीएम, फोन पे, क्रेड ने रेंट पेमेंट सर्विस जो है वो सस्पेंड की है। क्रेडिट कार्ड से अब किराए का भुगतान नहीं कर सकेंगे। 197 पर ये न्यू नेम 1230 के लेवल्स पर ये रीब्रांडिंग होती हुई और आप पेटीएम को 197 लिस्टेड कैटेगरी में इस नाम से जानते हैं। स्टॉक में थोड़ा सा एक्शन, एडवांस डिक्लाइन रेशियोज 1194 एडवांसेस के सामने 961 डिक्लाइंस हैं, यानी कि एडवांसेस का पलड़ा भारी है। लेकिन जहां हम देख रहे हैं न्यूज़ फ्लोज इतने हैं, न्यूज़ फ्लोज के चलते स्टॉक्स में अच्छा एक्शन है, बावजूद इसके इंडिसेस जो है वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। इस पर बात जरूर करेंगे हम क्योंकि देखिए अडानी ग्रुप स्टॉक सारे एक्शन में है, वहाँ से कंट्रीब्यूशन काफ़ी हद तक मिल रहा है। ऑर्डर विंस के चलते काफ़ी अच्छा रिस्पांस है। लेकिन हाँ, आईटी सेक्टर ने आज कमजोरी देखी है। लगातार 2-3 सेशन की मजबूती के बाद सेक्टर स्पेसिफिक अप्रोचेस ज़्यादा नहीं नजर आ रहे हैं। शायद यही वजह है। स्टॉक वाइज आज अपॉर्चुनिटीज मिल रही है लेकिन इंडिसेस और सेक्टर्स ने आज बैकसीट ली है। लार्जर प्लेयर्स जो कि कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, अडानी पोर्ट्स, इन्फोसिस, डिविज लैबोरेटरीज, एनटीपीसी और HUL, 5 खिलाड़ी जो सबसे ज्यादा बाजार को संभाल रहे हैं। ऑन दी फ्लिप साइड ICICI बैंक, M&M, भारतीय एयरटेल, SBI और एक्सिस बैंक से हम देख रहे हैं बिकवाली हाथ लगी है। बाजार में अन्य स्टॉक्स जहां पर एक्शन है, आइए ओपनिंग के खिलाड़ी कहीं ढूंढने की कोशिश करते हैं। आज तो ओपनिंग के खिलाड़ी में भी अडानी ग्रुप स्टॉक ही होना चाहिए। अडानी टोटल गैस लिमिटेड के स्टॉक को देखें, 11% की तेजी के साथ इस स्टॉक में मजबूत मोमेंटम है और इनफैक्ट आज ओपनिंग खिलाड़ी में 2-3 अडानी ग्रुप स्टॉक्स एडअप किए जा सकते हैं। अडानी पावर में भी 7-8% की तेजी है, अडानी एंटरप्राइजेस भी 4% तेज है, अडानी एनर्जी भी और अडानी ग्रीन, सारे अडानी ग्रुप स्टॉक्स में बढ़िया एक्शन इस वक्त नजर आ रहा है। रेडिंगटन, शरद ने इसका जिक्र किया था, आपको बताया था कि एप्पल आईफोन जो है उसकी नए जो लॉन्च है आईफोन 17 की, उसका एक इम्पैक्ट जो है पॉजिटिव रेडिंगटन को मिल सकता है और इसके पीछे के कारण भी हमने आपको बताए थे। ऑथोराइज्ड डीलर है रेडिंगटन कुछ क्षेत्रों में आईफोन के लिए और इसी के चलते स्टॉक पर नजर रखनी चाहिए। हमने आपको बाजार खुलने से पहले बताया था। रेडिंगटन के स्टॉक प्राइस में देखिए 2-2.5% की तेजी। सो 18 नाउ स्वदेश जो बताते हैं उसका इम्पैक्ट इस वक्त आप देख रहे हैं स्टॉक में एक असर। बाजार खुलने से पहले इस पर जिक्र हमने किया था, बातचीत की थी और शरद ने इसके पीछे रैशनल भी बताए थे। चलिए इस शुरुआत पर विस्तार से आगे एक्सपर्ट से उनके टेक जानते हैं, उनसे समझते हैं कि उनके ट्रेडिंग आइडियाज एज ओपनिंग ट्रेड्स क्या हैं। बिल्कुल। तो ऑफकोर्स देखें तो ओपनिंग में जो है आपका सारे ही अडानी ग्रुप के स्टॉक्स जो है वो हमारे ओपनिंग के खिलाड़ी हैं, तो उस पर तो हमारी नज़र बनी रहेगी। लेकिन रूपक जी, सबसे पहले आपसे हम शुरू करते हैं, आपके क्या रहेंगे ओपनिंग कॉल्स? ओपनिंग कॉल्स में रहेगा उषा मार्टिन। ये थोड़ा पोजिशनल कॉल रहेगा क्योंकि स्टॉक का अगर वीकली चार्ट देखें तो स्टॉक एक हायर एंड में एक प्रोटेनिंग पैटर्न बना रहा है, मतलब हायर हाइज बनाते जा रहा है और लो मेंटेन कर रहा है। तो ये एक सिग्निफिकेंट अपसाइड के लिए स्टॉक रेडी है। मुझे लगता है ऑलरेडी वीकली चार्ट में ये ब्रेकआउट दिया है और कंसोलिडेशन ब्रेकआउट भी है और RSI भी ब्रेकआउट दिया है। तो मुझे लगता है ये
शॉर्ट टू मीडियम टर्म में 500 तक जा सकता है और नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 380 के नीचे। जी बिल्कुल ठीक है। शिवांगी जरा आपके ओपनिंग कॉल्स जरा बताएं। जी शरद, ओपनिंग पिक के लिए मैंने चुना है यहाँ पे एल्केम को। इस स्टॉक में हम देख रहे हैं कि अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिल रही है और हायर जोन्स पे जो भी बचे कुचे शॉर्ट्स थे वो अब कवर हो रहे हैं। अपने प्रीवियस हर्डल को काफी कंफर्टेबली होल्ड करते हुए नजर आ रहा है ये 5500 के ऊपर। इस स्टॉक में हमने देखा है कि लगातार मंथ ऑन मंथ बेसिस में पिछले 6 महीनों से सपोर्ट्स हायर जोन्स की तरफ शिफ्ट हुए हैं। थोड़ी कंसोलिडेशन ज़रूर हुई थी, बट ओवरऑल मोमेंटम काफ़ी स्ट्रॉन्ग था पॉजिटिव की तरफ। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी नेक्स्ट 5770 के टारगेट्स के लिए और 5450 के एक स्टॉप लॉस को मनाते हुए। एल्केम लैबोरेटरीज ओपनिंग ट्रेड्स बाजार खुलने के साथ साथ हमारे एक्सपर्ट्स आपके सामने रख रहे हैं, लेकिन शिवांगी अडानी ग्रुप स्टॉक्स पर आपसे राय लेना चाहेंगे। एज एंटिसिपेटेड बिल्कुल इस बात का अंदाजा था, हिंडनबर्ग केस में पूरी तरह से अडानी ग्रुप को क्लीन चिट सेबी की तरफ से जो मिली है उसका असर दिखेगा, लेकिन सारे अडानी ग्रुप स्टॉक्स में बढ़िया एक्शन है, एटलीस्ट 4% एंड ज़्यादा से ज़्यादा तो 7-8% की गेंस भी हम देख रहे हैं, लगातार तेज़ी बढ़ती हुई। क्या राय होगी तमाम अडानी ग्रुप स्टॉक्स? आप देखिए अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी पोर्ट्स, पावर, अडानी ग्रीन 4% to 7% अप। जी बिल्कुल, सब में ही हम आज देख रहे हैं अडानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स में गैप अप बनते हुए दिख रहा है और काफ़ी अच्छी तरह से यहाँ पे प्राइस एक्शन देखने को मिला है, वॉल्यूम्स भी ऐड हुए हैं। पर इम्पॉर्टेंट है कि ये गैप को होल्ड अगर करते हुए नजर आता है, वीकली बेसिस पे कहाँ क्लोज हो रहा है वो इम्पॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ दीज काउंटर्स में एक बॉटमिंग आउट स्ट्रक्चर देखने को मिल रही है। तो इन लेवल्स को होल्ड करते हुए अगर ये नजर आता है आज के सेशन में, तो यहाँ पे एक फ्रेश बाइंग के नजरिया से हम स्टॉक्स को देख सकते हैं। तो चलिए ये राय इस वक्त हमें मिल रही है अडानी ग्रुप स्टॉक्स पर, लेकिन सेक्टर स्पेसिफिक बाजार की चाल आपके सामने एक बार रखते हैं। और आज एनर्जी सेक्टर है जो कि आउट परफॉर्म कर रहा है। फार्मा स्पेस से बाइंग इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है, पीएसयू बैंक स्पेस में मजबूती है, मेटल्स में शाइन नज़र आ रही है। कंजम्पशन सेक्टर, ये भी बाजार खुलने से पहले हमने आपको बताया था कि सरकार ने कंजम्पशन एफएमसीजी सेक्टर के लिए कंप्लायंस के रूल्स जो हैं उसे आसान किया है। एफएमसीजी सेक्टर भी तेज़ी देख रहा है। मिड सेलेक्ट और रियल एस्टेट, ये कुछ सेक्टर्स है जहां से हम देख रहे हैं मजबूती नज़र आ रही है। लेकिन ऑन दी फ्लिप साइड आप देखेंगे ऑटो, मीडिया, फाइनेंशियल सर्विसेज, आईटी, ये सारे सेक्टर्स में बिकवाली का दबाव इस वक्त नज़र आ रहा है। एक राय, एनर्जी स्पेस से जुड़े कुछ स्टॉक्स, इनफैक्ट अडानी ग्रुप स्टॉक्स ही हैं वहाँ पर, और इसी के चलते एनर्जी स्पेस इनफैक्ट आज परफॉर्म कर रहा है। रूपक फार्मा स्पेस पर एक राय लेना चाहेंगे। अब देखिए डिविज लैबोरेटरीज, एल्केम लैबोरेटरीज, लैबोरेटरी स्टॉक्स आज अच्छा एक्शन दिखा रहे हैं। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, खबरों के दम पर भी कुछ एक्शन इन स्टॉक्स में ज़रूर देखने को मिला था। न्यूज़ फ्लोज हैं और इसी के चलते हम देख रहे हैं मेट्रोपोलिस में भी एक्विजिशन कंप्लीट किया है कंपनी ने, जिसके चलते ये स्टॉक्स फोकस रेडार पर हैं। फार्मा की थोड़ा लॉन्गर टर्म चार्ट देखे तो ये थोड़े बहुत कंसोलिडेशन फेज में है, बट कंसोलिडेशन के अंदर ही एक अप ट्रेंड में दिख रहा है, छोटा मोटा अप ट्रेंड में दिख रहा है। तो मुझे लगता है फार्मा स्पेस में बाइंग रहेगा वेरी शॉर्ट टर्म में। अगर डीवीज लैब की बात करें तो पर्टिकुलरली, तो मुझे स्टॉक अच्छा लग रहा है। स्टॉक में एक्चुअली वेरी शॉर्ट टर्म के लिए अगर मैं बात नहीं करूंगा, इसमें मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए चार्ट बहुत अच्छा लग रहा है। राउंडिंग बॉटम जो ब्रेकआउट आया था उसके बाद स्टॉक में एक बार करेक्शन आया था, अभी करेक्शन के बाद वापस एक बार अपसाइड की जर्नी रिज्यूम हुआ मुझे लगता है। तो 6030 का स्टॉप लॉस रहेगा और अपसाइड में मुझे लगता है 6500 तक जा सकता है ऊपर। तो यहाँ पे जो है फार्मा के जो बुलिश व्यू जो है रूपक जी से आ रहा है। शिवांगी, एक बार श्रीराम फाइनेंस की चार्ट चेक लेते हैं। यहाँ पे देखें तो ओवरऑल बजाज फाइनेंस में अच्छी तेज़ी देखने मिली और धीरे धीरे करके एनबीएफसीज में भी स्ट्रेंथ दिखने मिल रहा है। श्रीराम फाइनेंस लगभग 1% ऊपर है, 630 लेवल्स के आसपास है। ज़रा आपकी राय लेना चाहेंगे, यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कैसा लग रहा है और एक पोजिशनल अपमूव और आ सकता है इस सेगमेंट से श्रीराम फाइनेंस? बात करें तो हमने कल की सेशन में देखा कि इंश्योरेंस स्टॉक्स में एक अच्छी तेजी है। पूरे हफ्ते हमने देखा है कि बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म करते हुए दिखा है और रिलेटेड काउंटर्स में भी एक बहुत ही अच्छी शानदार रूप से आफ्टर इफेक्ट देखने को मिल रही है।
ऑफ कोर्स श्रीराम फाइनेंस की भी अगर हम बात करें, यहाँ पे सिग्निफिकेंट वॉल्यूम्स ऐड हुए हैं पिछले हफ्ते से। स्टॉक ने एक रिवर्सल ज़रूर दिखाया है वीकली बेसिस पे, फ़ॉलो-अप भी देखने को मिल रही है, तो ये एक्सटेंड ज़रूर कर सकता है अपने 50 डेमा के ऊपर अब ट्रेड करते हुए नज़र आ रहा है ये स्टॉक। तैयारी है 660 के लेवल्स के लिए और 620 के एक सपोर्ट को हम ज़रूर ध्यान रखें। तो यहाँ पे जो है श्रीराम फाइनेंस पे जो है खरीदारी की राय शिवानगी की तरफ से आ रही है। रूपक जी, एक बार लाइफ इंश्योरेंस स्टॉक्स पे बात कर लेते हैं। शिवानगी ने इस पे बात भी किया था। दोनों ही HDFC लाइफ, SBI लाइफ अच्छे अपमूव दे रहे हैं बाजार में, और इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव स्टॉक्स पे तो हमने जो है आपको पहले ही बता दिया था, शुरुआती स्तर पे ही बता दिया था मंडे को, कि ये सेगमेंट पे जो अच्छी बाइंग देखने मिली है। ऑफकोर्स ग्लोबल क्यूज़ भी है, डोमेस्टिक क्यूज़ भी अच्छे सजेस्ट कर रहे हैं। SBI लाइफ डेज हाई लेवल पे, HDFC लाइफ, SBI लाइफ, लाइफ इंश्योरेंस स्टॉक्स में कहाँ पे लगता है कि और अच्छी अपमूव देखने मिल सकती है? रेंज बाउंड रहे हैं ये स्टॉक्स, लेकिन अब देखिए स्ट्रेंथ आ रहा है चार्ट्स में। जी, दोनों चार्ट अच्छा लग रहा है, बट मेरा ध्यान है LIC पे। LIC एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट देने के लिए रेडी लग रहा है मुझे, और यहाँ से सिग्निफिकेंट अपसाइड दिख सकता है टूवर्ड्स 940 950 तक जा सकता है अपसाइड में, और नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 880 पे। बिल्कुल, चलिए ये एक राय इस वक्त हमें मिलती हुई, लेकिन बैंक ऑफ जापान ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किए हैं। इस वक्त की ब्रेकिंग ये खबर आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, और आपको बता दें कि अक्रॉस सेंट्रल बैंक्स रेट इंटरेस्ट रेट डिसीजंस पर बैठक हो रही हैं। US फेड के इंटरेस्ट रेट डिसीजंस जो अभी लेटेस्ट आए थे, 25 बेसिस पॉइंट्स एज एंटिसिपेटेड अनाउंसमेंट आता हुआ दिखा था। उसके बाद बैंक ऑफ जापान ब्याज दर बिना बदलाव के 0.5%, इसके भी एंटिसिपेशन थे। बैंक ऑफ इंग्लैंड की तरफ से भी इंटरेस्ट रेट डिसीजंस आने वाले हैं, जिस पर हमें नज़र रखनी चाहिए। तो ये तीनों सेंट्रल बैंक्स हैं जहां से इंटरेस्ट रेट डिसीजंस, और इसके ठीक आगे अब नेक्स्ट ट्रिगर एंड नेक्स्ट इवेंट RBI की क्रेडिट पॉलिसी फॉर इंडियन डोमेस्टिक मार्केट इंपॉर्टेंट रहेगी। लेकिन भारतीय बाजार में कमजोरी हावी होती हुई 25,365 के स्तर हम देख रहे हैं, करीब 60 अंकों की गिरावट के साथ निफ्टी में इस वक्त ऑलमोस्ट निचले स्तरों पर दिन के इस वक्त निफ्टी में कामकाज है। बैंक निफ्टी भी गिरावट झेलता हुआ 55,574 के स्तर, 152 अंकों की बिकवाली यहाँ पर। इंडिया विक्स पर भी एक नज़र डालते हैं, ब्रॉडर मार्केट्स पर भी एक नज़र डाल देते हैं। मार्केट का सेटअप और टेक्सचर आज हम देख रहे हैं वॉलेटाइल है, टूवर्ड्स डाउन साइड ज़्यादा विजिबल नज़र आ रही है। एक हाथ दो स्पेसेस हैं, और ग्रुप लाइक अदानी ग्रुप में हम देख रहे हैं मूवमेंट, बट अदरवाइज स्टॉक वाइज एक्शन भले ही हो, लेकिन इंडेक्स एंड सेक्टर्स जो हैं आज थकान महसूस करते हुए फ्राइडे मोड में इनफैक्ट कहना चाहिए। लेकिन इसके अलावा अगर आप देखें रेडिंगटन पर एक राय आपसे शिवांगी जानना चाहूँगी। स्टॉक में मूव है, और पिछले 5 सेशंस इनफैक्ट देखने चाहिए। पिछले 3 से 4 सेशन से तो एटलीस्ट ये स्टॉक अच्छी तेज़ी दिखाई रहा है, और आज अगर देखें ये दरअसल कुछ देशों में एप्पल की ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर है, एंड iPhone 17 की बिक्री आज से शुरू हुई है। सो इसका भी एक असर है जो कि रेडिंगटन पर बनता हुआ 5.25% की तेज़ी के साथ 303 के लेवल्स। शिवांगी, रेडिंगटन पर आपसे टेक जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल, रेडिंगटन की स्टॉक की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो हमने देखा है कि स्टॉक में एक शानदार ब्रेकआउट देखने को मिला। इनफैक्ट इस हफ्ते ही स्टॉक में हमने देखा है कि 26% से ज़्यादा की अपमूव देखने को मिली है। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे एक स्पाइक है। अगर ये 300 के ऊपर होल्ड करते हुए नज़र आता है, तो ये राय रहेगी कि हम इसमें बने रह सकते हैं। बट ओवरऑल स्टॉप लॉस भी मेंटेन करें, क्योंकि काफ़ी हमने देखा है कि स्टॉक में मूवमेंट देखने को मिली है। तो ओवरऑल स्टॉक में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 295 के लेवल्स सपोर्ट के तौर पे एक्ट करेंगे। 300 के ऊपर काफ़ी एक 300 एक मेक और ब्रेक जोन बनते हुए दिखेगा स्टॉक के लिए, और अपसाइड 315 तक के लेवल्स जो है वो नज़र आ रहे हैं। चलिए, रेडिंगटन पर ये एक टेक, और इस स्टॉक पर भी नज़र रखनी चाहिए। कमज़ोर बाजार में स्प्ले जो कि अच्छा एक्शन दिखाते हुए बात करते करते जहां 4-4.5% की तेज़ी थी, 5% के ऊपर की तेज़ी इस वक्त नज़र आ रही है। लेकिन चलिए, स्टूडियोज़ में अब हमारे साथ कुणाल बोथरा भी जुड़ गए हैं, उनसे भी जानते हैं कि बाजार की शुरुआत को फ्राइडे सेशन कैसे देख रहे हैं। गुड मॉर्निंग कुणाल। मार्केट में आज काफ़ी ट्रिकी एनवायरनमेंट है, इंडिसेस एंड सेक्टर्स नहीं चल रहे, लेकिन स्टॉक्स हैं। अडानी ग्रुप स्टॉक्स देख लीजिए, अभी रेडिंगटन की बात कर रहे थे, आपके रेडार पर क्या है?
तो पहले तो मार्केट की अगर बात करें मानसी, तो आई थिंक ये काफ़ी डिसेंट मार्केट है, बिकॉज यू नो अगर हम लास्ट 10 डेज में देखें तो हम कुछ 1000 पॉइंट के आसपास इंडेक्स में चल चुके हैं, उससे ज़्यादा निफ्टी में, बैंक निफ्टी में हम ऑलमोस्ट 1500 पॉइंट के आसपास का हमने मूव दिखाया है। बट उस लिहाज से ऐसा लग रहा है कि अब मार्केट उस गेंस को डाइजेस्ट करना चाहता है, तो यहाँ पे शायद थोड़ा कंसोलिडेट कर सकता है। सबसे खास बात जो हम डेटा में देख रहे हैं, तो यू नो सितंबर सीरीज जब स्टार्ट हुआ, सितंबर मंथ जब स्टार्ट हुआ, वहाँ से बैंक निफ्टी में लगभग 30% की OI घटी है। तो ये क्लियर इंडिकेशन है और ये कंसिस्टेंट मैनर में हुई है। ऑलमोस्ट एवरी डे कुछ 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स के आसपास में अनवाइंड हुए हैं। 29 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स हमने स्टार्ट किया था सीरीज को, अब हम 20 लाख के आसपास कुछ आ गए OI पे, नेट OI पे बैंक निफ्टी में करंट मंथ के। तो ये इंडिकेटर है कि यू नो हम देख रहे हैं कि बहुत स्टेडी अनवाइंडिंग हुई है शॉर्ट पोजीशंस की। उस लिहाज से अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी में अच्छा मूव आया है। ये कब होता है? ये जब होता है यू नो जब मार्केट सेंटिमेंट पॉजिटिव होना चालू कर जाता है, डेटा पॉइंट्स काफ़ी फेवरेबल हो जाते हैं और इनमें एक सडन रिवर्सल नहीं आता ये डेटा पॉइंट्स में। तो ये सारे इंडिकेटर्स यू नो हमें ये इंडिकेट कर रहे हैं कि यहाँ से मूव जो है इंडेक्स में वो सेकंड लेवल पे आएगा। फिलहाल मुझे ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट यू नो कपल ऑफ डेज के लिए मार्केट शायद थोड़ा रेंज बाउंड या कंसोलिडेट कर सकता है। बट अगर हम 25,200 के आसपास अगर हम डिप डाउन कर जाते हैं स्पॉट लेवल्स पे अगर आने वाले 1 से 2 दिनों में, तो मेरे अनुमान से वो अच्छा बाइंग टेरिटरी या कॉन्ट्रा बाइंग जोन बन सकता है। एब्सोल्युटली। तो चलिए इंडेक्स पर तो ये नजरिया, लेकिन कुणाल फिर स्टॉक्स कौन से हैं इस वक्त आपके फोकस रेडार पर? तो मैं लार्ज कैप स्टॉक्स यहाँ पे पिक करूंगा और 2 लार्ज कैप स्टॉक्स में यहाँ पे सजेस्ट करूंगा। पहला रहेगा बाय L&T पर 3700 के आसपास ट्रेड कर रहा है स्टॉक। मेरा मानना है कि आई थिंक ये बहुत क्लासिकल चार्ट पैटर्न बना रहा है, कप एंड हैंडल पैटर्न बना रहा है डेली चार्ट्स में। एक ट्रायंगुलर पैटर्न भी हम ऑब्जर्व करें लाइन चार्ट्स में अगर हम वीकली टाइम फ्रेम में देखें, तो सजेस्ट करूंगा बाय के लिए 3800 का टारगेट रख सकते हैं और स्टॉप लॉस 3650 का। और सेकंड रहेगा बाय ABB पर, ये भी एक ABB इंडिया, ये भी एक इंटरेस्टिंग चार्ट बनता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि स्टॉक अपने 200 मूविंग एवरेज से नीचे है, बट लास्ट अगर हम 8-10 डेज की यू नो जो स्टेडीनेस ऑफ प्राइस एक्शन देखें तो इंडिकेट कर रहा है कि स्टॉक अपने लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज को चैलेंज कर सकता है आने वाले कुछ एक हफ्तों में। तो ये पोजिशनल बाय रहेगी ABB पर 5800 का टारगेट, स्टॉप लॉस 5200। ऑलराइट, सो L&T 3800 के टारगेट्स, 3650 का स्टॉप लॉस एंड ABB इंडिया पर भी पोजिशनल स्ट्रैटेजी इस वक्त कुणाल बोथरा की तरफ से आती हुई दिख रही है। इन स्टॉक पर भी नज़र रखेंगे हम। ट्रेडिंग आइडियाज़ हैं आपके लिए और स्ट्रैटेजी लगातार फ्लैश होती हुई। 5800 के टारगेट्स ABB इंडिया में, 5200 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिएगा। लेकिन इसी के साथ एक नज़र एक्सचेंज एंसिलरीज पर भी डाल लेते हैं। प्लेटफॉर्म स्टॉक्स देखते हैं, वॉलेटाइल है वहाँ पर माहौल, लेकिन BSE लिमिटेड, कैम्स, CDSL, MCX, इन तमाम स्टॉक्स की तस्वीर एक बार स्क्रीन पर आज मजबूत है। कैम्स में करीब ½ % की तेजी है। BSE लिमिटेड भी बढ़त के साथ कामकाज करता हुआ। शिवांगी, प्लेटफॉर्म स्टॉक्स पर आपसे एक टेक जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल, प्लेटफॉर्म स्टॉक्स में काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली है एंड ओवरऑल हम इस पूरे स्पेस में भी काफ़ी बुलिश है। ऑफ कोर्स ऑल द डिस्क्लोजर्स अप्लाइड और यू नो ये स्टॉक्स जो है वो एक रिवर्सल में आ रही है। यहाँ पे थोड़ी बहुत वेट एंड वॉच करने की नज़रिया रहेगी और फिर यहाँ बाइंग इंटरेस्ट इमर्ज होते हुए दिखेगी। ऑलराइट, तो चलिए ये राय प्लेटफॉर्म स्टॉक्स पर इस वक्त हमें मिलती हुई। इस बीच टेक्समैको रेल एंड नॉट जस्ट टेक्समैको रेल, सारे रेलवे स्टॉक्स एक बार स्क्रीन पर लेकर आते हैं। एंड रूपक हैं हमारे साथ। रूपक, टेक्समैको रेल 2.5-3% की तेज़ी है। RVNL, IRFC, IRCTC, ये सारे स्टॉक्स को एक बार देखें। रेलवे स्टॉक्स में ऐसे न्यूज़ फ्लोज एंड ऑर्डर विंस होते हैं जिसके चलते फोकस रेडार पर रहते हैं, लेकिन किस तरह से स्ट्रेटेजाइज करेंगे अगर किन्हीं के एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो? एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो होल्ड करना चाहिए। जैसे टेक्स रेल, RCTC, रेलटेल, ये सारे स्टॉक ना इंपॉर्टेंट जो शॉर्ट टर्म के लिए मूविंग एवरेज होता है उसके ऊपर ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। तो सेंटीमेंट तो पॉजिटिव है, बाइंग इंटरेस्ट है अराउंड दो स्टॉक्स, तो बाय ऑन टिप्स करना चाहिए, नहीं तो पोजीशन है तो होल्ड करना चाहिए। और अपसाइड में मुझे लगता है यहाँ से 5-6% काइंड ऑफ मूवमेंट तो मिनिमम मिलना चाहिए शॉर्ट टर्म में। इस पे जो है नज़र ज़रूर रखें। यहाँ पे जो है रेलवे स्पेस पे न्यूज़ फ्लोज आ रहे हैं, पोजिशनल सेटअप भी अच्छा लग रहा है। एक स्टॉक है अदानी टोटल गैस, 9% ऊपर है। कुणाल, ये इसमें बड़ी बीटिंग भी इस काउंटर में देखने मिली और हम ऑफ कोर्स जब बात करते तो अदानी पावर या अदानी पोस्ट जैसे स्टॉक्स पे ज़्यादातर बात करते हैं, लेकिन मेरी जो आईसाइट है
बीएसई ऑयल गैस इंडेक्स में सबसे बड़ा अप मूव आया 9% का। एक बार अदानी टोटल गैस देखे, बड़ा करेक्शन आया था इसमें। हाँ, तो आई थिंक जो इंटेंसिटी ऑफ प्राइस रैली है वो बिकॉज करेक्शन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्टीप आ चुका था। ऑल टाइम हाई इसका 4,000 रुपये था, 4,000 के ऊपर के आसपास मेरे ख्याल से आई थिंक इसका ऑल टाइम हाई था। तो उस लिहाज से अगर हम देखें तो ऐसा लग रहा है कि स्टॉक जस्ट अभी स्टार्ट कर रहा है वापस से बेबी स्टेप्स लेना रिकवरी के लिए। और मेरा ये मानना है कि सेंटिमेंटली पॉजिटिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज अगर हम लास्ट 2 साल या 4 साल को अगर हम ब्रेकअप करें तो 2021-22 एक ऐसा टाइम था जहाँ पे मार्केट के अपमूव के साथ साथ अदानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स में भी अपमूव आता था। लास्ट 1 ईयर में हम देख रहे हैं कि वो काफ़ी डिटैच हो चुका था। मार्केट भी अगर अपस्विंग में जा रहा है तो हम देख रहे थे काफ़ी अदानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स अपने ही जोन में करेक्शन या साइडवेज हो रहे थे। तो सेंटिमेंट पॉजिटिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेरे हिसाब से आई थिंक ये न्यूज़ फ्लो के बाद में अब काफ़ी सारे अदानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स में एक सेंटिमेंटल पॉजिटिव के साथ साथ अप ट्रेंड ग्रेजुअली एंड स्टेडली पिक हो सकता है। जी बिल्कुल, यहाँ पे जो है ग्रेजुअल अप ट्रेंड जो है देखने मिल सकता है। लेकिन कुछ इंडस्ट्रियल स्टॉक्स भी है जिस पे हमारी नज़र है। और रामकी इंफ्रा 2,000 करोड़ के ऊपर का ऑर्डर आया है, मार्केट कैप सिर्फ 4,000 करोड़ रुपए की है। अगर डायरेक्टर साहब हमारे सिस्टम में रामकी इंफ्रा है तो एक बार उसकी चार्ट एक बार दिखा दें। हाँ देखिए, लगभग 5% ऊपर है। शिवानगी, एक बार रामकी इंफ्रा पे आपकी चार्ट चेक लेना चाहूँगा। याद रखिए ये 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, ऐसा नहीं है कि एक साथ 2,000 करोड़ मिलेगा। 200 करोड़ करके है। हैदराबाद की जो है वाटर इंफ्रा वाली कंपनी में से इनके बिजनेसेस हैं। रीजनल प्लेयर स्ट्रॉन्ग है। लेकिन एक बार बताएं रामकी इंफ्रा पे आपकी क्या राय रहेगी शिवानगी? स्टॉक 5% ऊपर है। जी बिल्कुल, इस स्टॉक ने अभी तक इस महीने में करीबन 13% की अपमूव दिखाई है। स्टॉक में एक प्रीवियस हर्डल जो था अराउंड अबाउट 610 का, वो अब सपोर्ट बनते हुए नजर आ रहा है। तो क्लियर यहाँ पे रोल रिवर्सल हुई है। मेरी राय रहेगी कि हम यहाँ पे एक छोटे स्टॉप लॉस को मेंटेन करें। 605 का एक स्टॉप लॉस रहेगा, वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। और स्टॉक को ट्रेल कर सकते हैं आगे की तरफ, बट फ्रेश बाइंग की यहाँ पे रिकमेंडेशन नहीं रहेगी, क्योंकि काफी हमने सर्च आज के सेशन में भी देखा है। तो मेरी राय रहेगी कि हम स्टॉप लॉस जरूर ट्रेल करें और इमीडिएट बेसिस पे बाइंग के लिए थोड़ा और वेट एंड वॉच करें। ओके, सो रामकी इंफ्रा पर ये एक राय, स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करते जाएं। पोजीशन है तो वेट एंड वॉच करें, नई पोजीशन के लिए थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए। लेकिन जियो फाइनेंस के स्टॉक को एक बार पुल अप करते हैं। और जियो फाइनेंस में कल भी तेज़ी थी और आज के सत्र में भी हम देख रहे हैं एक्शन मजबूती के साथ। 330 के लेवल्स तक तो पहुंचने की बात हम कर ही रहे हैं और ब्रोकरेजेस का भी ये कहना है कि 330 तक के लेवल्स से नज़र आएंगे। वहां से आगे फर्दर टारगेट्स कुणाल, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, एक तो क्या ये चार्ट्स आपको इंटरेस्टिंग लगते हैं और अगर हाँ तो कहाँ तक ये जाते दिखेंगे? तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चार्ट है मानसी। इनफैक्ट एक साइलेंट मूवर है लास्ट कुछ एक महीनों की अगर हम बात करें तो जियो फाइनेंस। रिसेंटली भी स्टॉक ने करीबन 310 के आसपास का एक बेस बनाया था और बहुत ग्रेजुअल पिकअप ऑफ ट्रेंड हो रहा है स्टॉक्स में। तो मेरे अनुमान से बहुत ही बढ़िया चार्ट पैटर्न बन रहा है। रीसेंट टारगेट्स या एक शॉर्ट टर्म स्विंग टारगेट की बात करें तो जो रीसेंट हाई बनाया था स्टॉक ने वो करीबन 335 और 340 के आसपास का है हायर साइड में। जनरली हम कहते हैं कि जब स्टॉक कंसोलिडेट कर जाता है और लोअर एंड पे अगर वापस आ जाता है उस कंसोलिडेशन बैंड का, तो वहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा फेवरेबल हो जाता है। अगर ये वापस से 335-340 लेवल्स को टेस्ट करे तो शायद ये 4th या 5th रीटेस्ट होगा उस ब्रेकआउट जोन का। तो मेरा मानना है कि बहुत ही अच्छा ट्रेड बन सकता है यहाँ पे जियो फाइनेंस करंट लेवल्स पे। और मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि स्टॉक अगले 1 से 3 महीनों के बीच में अगर ये मार्केट में भी सेंटिमेंटल पॉजिटिव रहता है तो मेरे अनुमान से ये 340 के लेवल्स को भी ब्रेक कर सकता है हायर साइड पे। ऑलराइट, तो चलिए 330 के पार 340 तक के लेवल्स तक कन्विक्शन जो है ये बनता हुआ दिख रहा है। कुणाल, स्टॉप लॉस क्या सुझाएंगे? तो 310 का जो रीसेंट स्विंग लो है वो एक स्टॉप लॉस रहेगा, तो करीबन 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रहेगा। ओके, तो चलिए ये स्टॉप लॉस मेंटेन करते हुए अगर एग्जिस्टिंग पोजीशन है बिल्कुल बरकरार रखें, नई पोजीशन के लिए मौके ढूंढे। 330 उसके आगे 340 तक के लेवल्स भी नज़र आ सकते हैं। रूपक, आपसे बाजार खुलने के साथ साथ इनफैक्ट आई थिंक बाजार खुलने से पहले डिफेंस एंड शिप बिल्डिंग पर आपका टेक लिया था हमने, और शिप बिल्डिंग स्पेस बी फोकस में है और डिफेंस में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की अगर बात करें आज के सत्र में 1.5% की तेज़ी है। 4,923.24 के स्तर पर कामकाज इसमें नज़र आ रहा है। HAL पर राय क्या होगी?
एचएल में अगर पोजीशन है तो होल्ड करना चाहिए। इवन अगर फ्रेश बाय करना होगा तो थोड़ा रिस्की है। मोमेंटम प्ले बन रहा है एचएल में। 40 का स्टॉप लॉस रहेगा और अपसाइड में मुझे लगता है कि ये 5180 तक जा सकता है। तो इमीडिएट टारगेट बनेगा 5050, उसके बाद 5150, 5200 और स्टॉप लॉस रहेगा 4840। बिल्कुल यहाँ पे देखें तो मोस्ट ऑफ द काउंटर्स जो है धीरे धीरे करके अपने डेज गेन्स को गिव अप कर रहे हैं और एक छोटे से रेंज में फंस गए हैं। ऑफकोर्स आईटी में जो मुनाफा वसूली देखने मिल रही है 3 से 4 दिन के ट्रेडिंग सेशन के बाद, और हमने जो है ओवरऑल सब डिस्कस जो है लार्जली कर लिया। लेकिन ओएमसीज में थोड़ी सी अच्छी अप मूव देखने मिल रही है। एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसीएल एकदम शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए शिवांगी कोई कहीं पे अट्रैक्टिव जो है मूव्स देखने मिल सकते हैं ओएमसी स्टॉक्स के लिए, कि ये सभी एक कंसोलिडेशन में वापस चले जाएंगे? डेज हाई पे आ चुके हैं ओएमसी स्टॉक्स। एक बार चार्ट चेक ले ले, इन तीनों में कौन सा अट्रैक्टिव लग रहा है शिवांगी? ओएमसी स्टॉक्स में अगर हम देखें तो कल के सेशन में रिलायंस पे भी एक लॉन्ग बिल्टअप देखने को मिला था और ऑफ कोर्स दूसरे स्टॉक्स में भी एक अच्छी तेजी बनती हुई दिखी थी। पर आज हम देख रहे हैं कि प्राइस के साथ थोड़ी बहुत मूवमेंट जरूर है, बट वो वॉल्यूम्स में रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है। कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ा फिजल आउट होने की चांसेस है, शैलो मूव्स है यहाँ पे। तो राय रहेगी कि हम बैंकिंग स्पेस या फिर पीएसयू स्पेस में फोकस करें जहाँ पे मोमेंटम है। जी बिल्कुल, तो बैंक निफ्टी में जो है फोकस करें और बैंकिंग और पीएसयू सेगमेंट पे जो है उस पर भी नज़र रखें। लेकिन याद रखिए आज एमएससीआई एडजस्टमेंट्स भी होने वाले हैं, जिसमें इंडियन ओवरसीज़ बैंक नज़र पे रहेगा। आज टॉप गेनर भी 1.5% का। थैंक यू वेरी मच शिवांगी, आप हमारे साथ जुड़े और आपने जो है अहम कॉल्स अपने बताए। कुछ डिस्क्लोजर्स है आपके? जी बिल्कुल, जो भी स्टॉक्स मैंने डिस्कस किए मेरे पर्सनल होल्डिंग में नहीं है, बट मोतीलाल ओसवाल और क्लाइंट्स में हैव सो। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू वेरी मच शिवांगी। और हम जो बात कर रहे थे इंडियन ओवरसीज़ बैंक को लेके, एमएससीआई एडजस्टमेंट्स लास्ट 30 मिनट्स में होने वाला है, फ्लोज भी आने वाले हैं, उनके भी डिटेल्ड रिसर्च जो है हम दिन भर लेके आएंगे, लेकिन रेलेवेंट होगा क्लोजिंग शो में। बट इंडियन ओवरसीज़ बैंक डेज हाई पे। एक बार कुणाल चार्ट चेक ले लेते पीएसयू बैंकिंग स्पेस पे। डार्लिंग है, अच्छी अपमूव आ रही है, पार्टिसिपेट भी थोड़ा कर रहे हैं निफ्टी बैंक में, बट प्राइवेट प्लेयर्स अभी तक आए नहीं है पार्टी में। लेकिन इंडियन ओवरसीज़ बैंक, इस पे आपकी क्या राय रहेगी, क्या चार्ट्स बता रहे हैं? तो मेरा पहले तो मानना है कि आई थिंक पीएसयू बैंक्स में जो ट्रेड है ये शॉर्ट टर्म ट्रेड नहीं होना चाहिए, ये एक अच्छा ट्रेंडिंग मूव होना चाहिए। बिकॉज हम कहते हैं जब एक सेक्टर वापस से फेवर में आता है तो इसको लीडर की ज़रूरत होती है, और एसबीआई में वो बड़ा ब्रेकआउट हमने ऑलरेडी देख लिया है। तो जब लीडर वापस से कम बैक करता है तो सेक्टर्स में जो अंडर परफॉर्मिंग होते हैं उनको भी एक सपोर्ट मिल जाता है, एक दिशा मिल जाती है। तो उस लिहाज से मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी सारे जो अंडर परफॉर्मिंग पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स हैं उनमें एक अच्छा मूव आ सकता है। आईओबी की बात करें, हालांकि चार्ट थोड़ा सा रेंज बाउंड है, काफ़ी अंडर परफॉर्म कर चुका है स्टॉक। लास्ट 1 ईयर में 75 के आसपास का करेक्शन जो था या जो हाई था वहाँ से स्टॉक ने करेक्शन करके करीबन 35 to 40 की रेंज में आ चुका है। तो यहाँ से अगेन जैसे मैं पॉइंट कह रहा था कि अंडर परफॉर्मेंस जो स्टॉक्स होंगे उनमें पिकअप हो सकता है प्राइस एक्शन, बट आपको यहाँ पे चुनना पड़ेगा कि बिकॉज बहुत सारे पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स है कि आप क्या बेस्ट 2-3 बैंकिंग स्टॉक्स निकाल सकते हैं पीएसयू कैटेगरी में। मेरा मानना अभी भी है कि आई थिंक एसबीआई टॉप ड्रॉ बन सकता है पीएसयू बैंक्स में अगर हम शॉर्ट टर्म ट्रेड की भी बात करें तो। बिल्कुल, और एक इंटरेस्टिंग डेटा मेरे दिमाग में आ गया। आपने जैसे कहा कि लीडर चलता है तो सिर्फ बाकी सब फॉलोअर्स आते हैं, ये बात तो है रेलेवेंट हो गया आपका एसबीआई के लिए, पीएसयू के लिए। बजाज फाइनेंस देख रहे हैं, सब एनबीएफसीज आ रहे हैं, एलएनटी अपने ऑर्डर फ्लो स्टार्ट किए तो नीचे में क्रेन वाले और सारे कंपनीज आ रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा सेटअप लग रहा है जिस तरह हम बात करें। लेकिन प्राइवेट बैंकिंग में कब लीडरशिप आएगी, वो एक सवाल है जो लगता है कौन उसी के लिए काफी स्टॉक्स अंडर परफॉर्म करते हैं। एक और एग्जांपल की बात करूंगा, इन्फोसिस में जैसे ही न्यूज आ गया आईटी का टेक्सचर पूरा चेंज हो गया है ना। काफी सारे आईटी स्टॉक्स में शॉर्ट कवरिंग आ गई, न्यूज फ्लो पॉजिटिव सडनली आने लगे और मूव्स अच्छे आने लगे, कैरी फॉरवर्ड होने लगा। प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्टॉक्स में यही एक कंसर्न है कि एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक या कोटक बैंक, ये तो 3 मेन, एक्सिस बैंक की बात करें तो ये 3-4 लीडर्स जो है उनमें अभी भी वो ब्रेकआउट नहीं आया है। तो या न्यूज फ्लो पॉजिटिव होने के बाद ब्रेकआउट आए या प्राइसेस पहले ब्रेकआउट दे, वो जब भी आएगा उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि वहां पे भी लीडरशिप बन सकता है। करेक्ट। और मेटल स्पेस में भी यही बातचीत हो रही थी, टाटा स्टील और जेएसडब्ल्यू स्टील आ रहे थे।
रूपक जी, अब हम डिस्कवरी के बारे में बात ही कर रहे थे कुणाल से, तो मैं उस बात को एक्सटेंड कराना चाहता हूँ और प्राइवेट कैपेक्स के भी जो एक थीम है उस पे जो है मेरी नज़र रहती है। देखिए, टाटा स्टील भी डेज हाई पे चला गया जैसे हम डिस्कस कर रहे थे। रूपक जी, एक बार L&T पे आपकी राय लेना चाहेंगे। ये भी इंडस्ट्री लीडर है और जब इंडस्ट्री लीडर स्टार्ट करता है रैली तब धीरे धीरे करके फॉलोअर्स भी बढ़ने लगते हैं। L&T का चार्ट सेटअप क्या लग रहा है, ज़रा बताएं। L&T का चार्ट सेटअप बहुत बढ़िया लग रहा है। ब्रॉडेनिंग चार्ट पैटर्न है वीकली टाइम फ्रेम में, और यहाँ पे अभी थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन जोन में, बट एक ब्रेकआउट की एक्सपेक्टेशन है। 3700 को सस्टेन करता है तो 4100 तक जा सकता है शॉर्ट टर्म में, और नीचे सपोर्ट हो जाएगा 3550। ओके, तो L&T पर ये एक राय। और L&T के स्टॉक में इस पूरे हफ्ते हमने मूव देखे हैं। इस बीच इंडिया विक्स अलर्ट भी हम आपके स्क्रीन पर ला रहे हैं। फियर इंडिकेटर इंडिया विक्स में स्पाइक अप है, विच इज़ अ कंसर्न, और हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट 2.5-3% के स्पाइक से अभी भी कंफर्ट लेवल पर है, लेकिन 3% तक के स्पाइक यहाँ ज़रूर दिख रहे हैं। चलिए कुछ और स्टॉक्स पर फोकस करते हैं। एरिस लाइफ साइंसेज के चार्ट्स को एक बार पुल अप करेंगे। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग करती है कंपनी, और आज के सत्र में इनफैक्ट फार्मा स्पेस एज डिफेंसिव्स अपनी भूमिका निभा रहे हैं। एरिस लाइफ साइंसेज में करीब 3% है। अभी थोड़ी देर पहले कुणाल शार्प अपसर्ज है और ये तेज़ी जो है वो जारी है। क्या राय होगी एरिस लाइफ साइंसेज पर? तो इसकी भी अगर चार्ट देखे मानसी, तो आई थिंक लास्ट 3 मंथ्स या 4 मंथ से जून जुलाई के आसपास पे जब ये स्टॉक के अगर हम चार्ट पैटर्न्स देखें तो करीबन 1600-1650 के आसपास 3 बार स्टॉक ने आके सपोर्ट लिया है, और तीनों ही बार स्टॉक ने करीबन 1850 और 75 के आसपास का एक रेजिस्टेंस खाया है। तो ये एक इंडिकेटर है कि लास्ट 3 से 4 महीनों में स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है। आज का जो प्राइस एक्शन अप मूव हुआ है, ये भी एक इंडिकेशन है कि यहाँ पे 1600 और 1650 का जो सपोर्ट है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो अगर ट्रेडर्स यहाँ पे जनरली पिक करना चाहे स्टॉक को, जैसे मैं पहले कर रहा था कि काफ़ी सारे स्टॉक्स में जब कंसोलिडेशन होता है और वो लोअर एंड पे वापस से सपोर्ट ले लेते हैं, तो वहाँ से रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल हो जाता है। एरिस लाइफ साइंस भी उसी कैटेगरी में आ सकता है। 1600 के आसपास का मैं 1625 के आसपास का मैं स्टॉप लॉस सजेस्ट करूँगा इस ट्रेड के लिए, और हायर साइड में 1800-1850 का टारगेट रख सकते हैं। ठीक है, 1850 तक के टारगेट्स नजर आ सकते हैं। कुछ और स्टॉक्स देखते हैं जहां पर आज डाउनसाइड मूव है, लेकिन अच्छे स्टॉक्स इनफैक्ट जब तेजी होती है उनमें गिरावट में खरीदारी के मौके ढूंढने की सलाह होती है। इंडियन होटल्स देखें, आज आधे % से 1% तक की गिरावट स्टॉक देख रहा है। रूपक, एक तो यहाँ से आगे फेस्टिवल के साथ साथ वेकेशन सीजन की भी शुरुआत हो जाएगी, एंड स्टॉक्स लीजर, एंटरटेनमेंट, ट्रैवल, टूरिज्म वाले फोकस रेडार पर होंगे ज़रूर। सो इंडियन होटल्स में क्या इस गिरावट में कोई एंट्री अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए? जी डेफिनेटली, आपने सही कहा कि ट्रैवल एंड टूरिज्म स्टॉक्स में ध्यान रखना चाहिए, और इंडियन होटल तो कंटिन्यूअसली 21 वीक्स एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन करते हुए दिखाई दे रहा है। तो सेंटिमेंट तो नहीं कम है, पर ट्रेंड पॉजिटिव है शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए। यहाँ पे बाय करना चाहिए और स्टॉप लॉस रखना होगा 754 का, और अपसाइड में मुझे लगता है 840 और 860 तक जा सकता है। यहाँ एक मौका आपको दे रहा है इंडियन होटल्स, निचले स्तरों पर एक बार एंट्री अपॉर्चुनिटी ढूंढे। देखिए यहाँ से अगर फर्दर डाउनसाइड भी नज़र आती हैं, नीचे के लेवल्स जो हैं डाउनसाइड जहाँ विजिबल दिखें, एक बार एंटर करने के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि डिमांड के फ्रंट पर यहाँ से आगे आने वाले 6 महीनों में एटलीस्ट यहाँ पर हम मूव्स देखेंगे ज़रूर। सो फैक्टर है जिसका एक इम्पैक्ट आता हुआ दिखेगा। लेकिन इसके अलावा भी अगर आप देखें, ऑफ कोर्स कुणाल, गोल्ड, सिल्वर, प्रेशियस मेटल्स में हमने रिकॉर्ड लेवल्स भी देखे और काफ़ी ऊपर चले गए हैं प्रेशियस मेटल्स तो अब। हालांकि इस वक्त अगर आप देखें विदेशी बाजार और घरेलू बाजार में गोल्ड सिल्वर के रेट्स में हम वॉलेटिलिटी भी देख रहे हैं, लेकिन येट अगेन, जैसे मैं फेस्टिवल डिमांड की बात कर रही थी, अगेन अ कनेक्टिंग प्ले, बिकॉज वेडिंग सीजन की शुरुआत हो जाएगी और वहाँ गोल्ड सिल्वर की कह सकते हैं डिमांड बढ़ेगी। टाइटन में आज गिरावट है, आधे % से 1% के डाउन ट्रेंड्स हैं। डू यू सी एनी अपॉर्चुनिटी हियर, या फिर इस फैक्टर का कोई खास इम्पैक्ट नहीं देखते आप? फिलहाल इस फैक्टर का इतना इम्पैक्ट नहीं होगा, बिकॉज अगर हम लास्ट 10 दिन की बात करें और उसी अनुमान से अगर हम लास्ट 1 मंथ की बात करें, तो जब गोल्ड के प्राइसेस 1 लाख क्रॉस कर रहे थे तब एक्चुअली टाइटन में कप मूव आया था। हालांकि 1,10,000 के आसपास जैसे गोल्ड प्राइसेस आ गए थे, वहाँ से हमने देखा कि स्टॉक प्राइस में थोड़ा सा सैचुरेशन आ गया है,
3680 3700 के आसपास का जो हाई बना के वहाँ से स्टॉक ने वापस से 200 पॉइंट का करेक्शन दिया है। शॉर्ट टर्म चार्ट्स की बात करें इंडिविजुअली तो फिलहाल ऐसा लग नहीं रहा है कि इंडिकेटर्स बहुत ओवरसोल्ड हो गए हैं, तो मैं वेट करूंगा, शायद एक और दिन हो सकता है कि अगर स्टॉक 3400 3450 के लेवल्स को टच करे तो वहाँ पे इंडिकेटर्स अगर ओवरसोल्ड हो जाए तो अच्छी बाइंग जोन बन सकती है टाइटन में। ओके, सो नॉट अ स्मार्ट बाय एक्चुअली। इन स्तरों पर भी कोई फैक्टर वाइज यहाँ पर मूव शायद ना नजर आए। टाइटन के स्टॉक प्राइस में गिरावट है, वॉच लिस्ट में रखें, रैदर इसे अवॉइड भी फिलहाल के लिए किया जा सकता है। फिलहाल शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए और मार्केट पर अपनी रणनीति सुझाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज की सबसे बड़ी खबर पर आपको एक रिसर्च बताते हैं। सेबी की क्लीन चिट से आज अडानी ग्रुप शेयरों में जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। वहीं ग्रुप के एक शेयर अडानी पावर पर मॉर्गन स्टैनले का भरोसा भी बढ़ा है। ब्रोकरेज को क्यों पसंद आ रहा है ये स्टॉक अडानी पावर, बताने के लिए मेरी सहयोगी कनिष्का हमारे साथ मौजूद हैं। कनिष्का, गुड मॉर्निंग। बताएं, अडानी पावर, पूरे अडानी ग्रुप स्टॉक्स में तेजी है, लेकिन अडानी पावर पर ब्रोकरेज कन्विक्शन क्या है? बिल्कुल मानसी, गुड मॉर्निंग। सारे ही अडानी स्टॉक्स आज फोकस में और तेजी में है, स्पेशली अडानी पावर, क्योंकि दो बड़ी डेवलपमेंट्स है। सबसे पहले सेबी ने हिंडनबर्ग मैटर पर अपना फाइनल ऑर्डर दिया है। सेबी ने कहा है कि अडानी ग्रुप के खिलाफ ना तो कोई फ्रॉड साबित हुआ है और ना ही इन्वेस्टर्स को कोई नुकसान हुआ है उसकी इंडिविजुअल एंटिटीज की वजह से भी। सो इस केस को क्लोज कर दिया गया है। याद रहे 2023 में हिंडनबर्ग ने एक रिपोर्ट जारी की थी अडानी ग्रुप के फंडिंग रूट पर और एलिगेशंस लगाए थे कि एडिकॉप, माइलस्टोन ट्रेड लिंक्स और रेवार इंफ्रास्ट्रक्चर की थ्रू फंडिंग राउट की गई थी, बट ये एलिगेशंस को डिनाई कर दिया गया है। सेबी का फाइनल ऑर्डर आ गया है आज, तो एक क्लीन चिट की वजह से भी स्टॉक फोकस में है और रैली मोड में है। दूसरी बड़ी खबर ये है कि मॉर्गन स्टैनली की तरफ से एक नोट आया है जिसमें उसने कवरेज इनिशिएट करी है ओवरवेट रेटिंग के साथ और 818 रुपए का टारगेट प्राइस दिया है। ब्रोकरेज का कहना है कि FY33 तक कंपनी की कैपेसिटी 2.5 गुना और एबिटा 3 गुना बढ़ सकता है। नए कोल पीपीएज और टाइमली प्रोजेक्शन से अर्निंग्स ग्रोथ भी मजबूत दिख सकती है। सो ये सेबी ऑर्डर और मॉर्गन स्टैनली की नई रिपोर्ट जिसमें उसने ओवरवेट रेटिंग और 818 रुपए का टारगेट दिया है, इसी के चलते आज अडानी पावर के शेयर्स रैली मोड में है। बिल्कुल कनिष्का, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये पूरी डिटेल हमें बताने के लिए। रूपक, अडानी पावर स्टॉक में ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी है, अडानी ग्रुप स्टॉक्स का जिक्र हम कर चुके हैं और आज के सत्र में यही स्टॉक्स है सबसे ज़्यादा फोकस रेडार पर ऑन द बैक ऑफ दिस ब्रोकरेज रिपोर्ट अडानी पावर में जहां हम देख रहे हैं तेज़ी लगातार बनती हुई, अभी जहां कनिष्का बात भी कर रही थी साथ साथ तेज़ी और बढ़ती नजर आई। 7-7.5% के अप मूव्स है अडानी पावर में। जी, स्टॉक ने प्रीवियस स्विंग हाई जो है उसके ऊपर ट्रेड करते हुए दिख रहा है और स्ट्रेंथ डेफिनेटली है और सपोर्ट हो जाएगा 662। जब तक 662 नहीं तो टूट रहा है तब तक स्ट्रेंथ बरकरार रहेगा और अपसाइड में 720 तक जा सकता है। तक के मूव्स यहाँ पर नजर आ सकते हैं। तेजी है और तेजी और आगे बढ़ती दिखेगी, ये राय इस वक्त मिलती हुई। एक बार लार्जर कंट्रीब्यूटर्स इस वक्त बाजार में कौन से ये देख लेते हैं, क्योंकि इंडेक्स वाइज हम देख रहे हैं बाजार में कोई बड़ा एक्शन नहीं है और इनफैक्ट दिन के निचले स्तरों पर ही निफ्टी, बैंक निफ्टी में फिलहाल कामकाज है, लेकिन अडानी पोर्ट्स, दिविज लैबोरेटरीज, सन फार्मा, BPCL, HDFC लाइफ जैसे स्टॉक्स हैं जहां से हम कंट्रीब्यूशन देख रहे हैं। रूपक, क्विक व्यू आपसे HDFC लाइफ, SBI लाइफ जैसे स्टॉक्स पर जानना चाहेंगे, बिकॉज इन स्टॉक्स में भी एक मूव है ज़रूर, 0.5% 1% गेंस हैं, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस प्लेज एंड साथ साथ अगर डिविज लैब, सन फार्मा जैसे स्टॉक में से भी कुछ पिक करना चाहें, बिकॉज लार्जर कंट्रीब्यूटर्स ये सारे हैं जो कि इस वक्त वॉलेटाइल मार्केट्स में बाजार को संभालने का काम कर रहे हैं। तीनों में से मैं डिविज लैबोरेटरी पिक करना चाहूंगा क्योंकि स्टॉक में एक पहले तो एक कंसोलिडेशन चल रहा था और इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के नीचे सस्टेन कर रहा था, मतलब बाइंग इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन आज के सत्र में बाइंग इंटरेस्ट वापस आया, मोमेंटम वापस आया और यहाँ से अभी करंटली ट्रेड कर रहा है अराउंड 6258 तो यहाँ से 6500 तक जा सकता है इमीडिएटली और नीचे सपोर्ट हो जाएगा 6030 का। डिविस लैब्स पे जो है JP मॉर्गन की इनिशिएट रिपोर्ट भी आई है थोड़ी देर पहले, तो इसका भी एक इम्पैक्ट आपको देखने मिल रहा है। ऑफ कोर्स देखिए फार्मा में डिस्कवरी तो अच्छी हो रही है, अभी तक जो है अनसर्टेनिटी है टैरिफ की, लेकिन जो अनसर्टेनिटी है तो उसके पहले जो एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं जो सर्टेन है
वो ज़्यादा दिखने मिल रहे हैं। तो 1 महीने 2 महीने से ये ट्रेंड नहीं, हम 4 महीने से ये ट्रेंड देख रहे हैं। तो उसके कारण आपको बड़े एक्सपोर्ट नंबर्स भी देखने मिल रहे हैं, यानी कि नंबर्स इस बार अच्छे आने वाले हैं Q2 के। तो आप ये नंबर्स पे भी जो है नज़र ज़रूर रखें, क्योंकि अभी तक क्लैरिटी नहीं आया कि क्या जो है टैरिफ्स लगेंगे, और अच्छे रिलेशंस भी मेंटेन किए जा रहे हैं। ऑयल गैस सेगमेंट में अच्छी बाइंग आ रही है, और ऑफ कोर्स धीरे धीरे करके जो है ये वीड आउट हो रहा है। बहुत छोटे रेंज में हम जो चले जा रहे हैं, तो कुछ स्टॉक्स के स्पर्ट्स हो रहे हैं जिस पे हमारी नज़र रहेगी, लेकिन ऐसा कुछ मेजर नहीं दिख रहा। आइनॉक्स विंड की चार्ट एक बार डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे लाएं। यहाँ पे जो है अच्छी स्ट्रेंथ बनी हुई है आइनॉक्स विंड। इस स्टॉक को एक बार स्क्रीन पे लेके आते हैं। यहाँ पे देखें तो अच्छी मोमेंटम देखने मिल रही है। स्टॉक जो है नियर द डेज हाई लेवल्स पे हल्की सी स्पाइक भी आई है। रूपक जी, एक बार आइनॉक्स विंड पे आपकी राय लेना चाहूँगा। कुछ ज़्यादा इन्वेस्टर्स को रिटर्न नहीं दिए शॉर्ट टर्म में, बट धीरे धीरे करके जिस तरह ये स्पेस डेवलप हो रहा है, फंडामेंटली भी कुछ अच्छे न्यूज़ फ्लो इस कंपनी में आने वाले हैं। कॉर्पोरेट एक्शन ही कुछ आ सकता है 2 से 3 हफ्ते में। ज़रा बताएं आइनॉक्स विंड में आपकी क्या जो है राय होगी, यहाँ से 150 लेवल्स के बाद से कौन से ट्रैजेक्टरी में जा सकता है कंपनी? जून के महीने से देखा तो ये स्टॉक कंटिन्यूसली करेक्शन मोड में था। रिसेंटली अगस्त में ये डबल बॉटम फॉर्मेशन किया, उसके बाद एक सस्टेन रैली दे रहा है, और अभी फिलहाल तो इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज को कुछ सस्टेन करते हुए दिखाई दे रहा है। तो सेंटिमेंट लुक्स पॉजिटिव अभी फिलहाल के लिए। 145 का सपोर्ट रहेगा। 145 नहीं टूटा तो अपसाइड में 157 टू 165 2 टारगेट रहना चाहिए। तो स्टॉक में बाई की सलाह रहेगी अराउंड द करंट लेवल। 145 का स्टॉप लॉस रहेगा और अराउंड 165 का टारगेट रहेगा। तो 145 का स्टॉप लॉस, 165 का टारगेट प्राइस, खरीदारी की राय आइनॉक्स विंड रूपक जी की तरफ से। रूपक जी, आपके कोई डिस्क्लोजर रहेंगे? इनमें से जितने स्टॉक डिस्कस किए हमने, उसमें कुछ स्टॉक हमने अपने क्लाइंट को भी रिकमेंड किया, बट मेरा कोई पर्सनल होल्डिंग नहीं है। तो रूपक जी धन्यवाद, आप हमारे साथ पेशेंटली इतने देर जुड़े और हमने जो है अहम कॉल्स, इंडेक्स स्ट्रैटेजी सब पे रणनीति बताई। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद जो है हम 10 का बाजार पे आएंगे, और यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं मानसी। एक है हमारा कमोडिटी सेगमेंट विश्व मोहन जी का, और फेवरेट क्राउड का मार्केट्स के महारथी।